ओ दिल धक धक करने लगा। तो ये गाना तो आप लोगों ने ज़रूर ही ज़रूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि हमारा जो दिल है ना, वो आखिर धक-धक करता कैसे है और क्यों करता है? और एक और बात, जैसे हमारा ये दिल आपको दिख रहा होगा जो इस तरह हम लोग बनाते हैं, वो एक्चुअल में हमारा होता कैसे है? इस तरह होता है। तो इस दिल के बारे में सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो यकीन मानो कि आज की वीडियो अगर आप पूरी अच्छे से करके जाते हो तो ये वीडियो आपको मिनिमम जो है 15 से 20 मार्क्स एग्जाम में दिला सकती है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इस यूनिट में से जो है 20 से 30 मार्क्स तक यानी कि 30 मार्क्स तक भी जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, जो हमारे सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट की यूनिट 5th है। और इसी के साथ हमारी एचएपी फर्स्ट का जो सिलेबस है वो एकदम कंप्लीटली कवर हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी आपको मतलब रह जाएगा, डाउट होगा, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाकी बात करें इस वीडियो के बारे में तो ये वीडियो हमारी वन वीडियो शॉर्ट है। मतलब आज इस एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर जो हमारा बहुत बड़ा होने वाला है, इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो अब इसलिए बात है कि वीडियो हमारी हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेंदी, लेकिन ऐसा देखो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही वीडियो मतलब पूरी एक ही बार में देखनी है। जो भी हमारे यहाँ पे टॉपिक्स है ना, सभी के टाइम स्टैम्प में आपको दे दूंगा, यानी कि चैप्टर बन जाएंगे छोटे छोटे। तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो वो देख सकते हो। बाकी अगर ऐसा कोई भी महान व्यक्ति होगा, महान आदमी, जो अगर इस वीडियो को पूरा देखेगा, तो वो कमेंट करके भाई बता जरूर देना कि अब मैंने एक बार में पूरी वीडियो देखी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस पूरी वीडियो में हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे और कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम पर्पज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, शॉर्ट में होगा। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे इसका सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट हार्ट के बारे में, यानी कि हार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यही हमारा मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमारा बहुत नंबर में आ जाता है, यानी कि 10 मार्क्स में, और आरजीबी वगैरह 15 नंबर में भी आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो वहाँ पे आपको हार्ट के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर, डायग्राम और जो भी इसकी लेबलिंग है, इसके सारा कुछ फंक्शन वगैरह सब लिख के आना पड़ेगा। और ब्लड सर्कुलेशन, एक्चुअल में इसका फिजियोलॉजी हो जाती है कि आखिर जो हमारा हार्ट है वो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, कैसे करता है, वो सारी बातें यहाँ आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर ब्लड वेसल्स के बारे में, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, जो ब्लड वेसल्स का पार्ट है हमारा। फिर एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट के हमारे कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें हार्ट बीट के बारे में पढ़ना है और उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर यहाँ पे कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ोगे। और लास्ट में यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ईसीजी बोलते हैं, जो 5 नंबर वगैरह में कभी कभी आ जाता है, इसके बारे में। पल्स 2 नंबर में। और डिसऑर्डर ऑफ हार्ट कभी कम ही आता है, लेकिन इसके बारे में जान लेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रहेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, और यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, और यहाँ पे रेगुलेशन ब्लड प्रेशर कभी कभी आता है, पर ये ईसीजी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे हमारे बदल बदल के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसने पहले वो थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, तो अगर उसको हार्ट की या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन आती होगी तो कमेंट करके भाई फटाफट लिख के बता दो, और इस वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना। बाकी अपनी रफ पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अब अगर बात करें हम इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, तो ये जो हमारा है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वर्डों को तोड़ो, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो कार्डियोवास्कुलर में 2 वर्ड आते हैं, एक हमारा हो जाता है कार्डियो और एक हमारा हो जाता है वास्कुलर। तो कार्डियो वर्ड हमारा है वो कनेक्टेड होता है हमारे हार्ट से, हार्ट जो हमारा दिल होता है जो धड़कता है उससे कनेक्टेड होता है। और वस्कुलर का मतलब होता है हमारा वेसल्स, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं। अब ये एक्चुअल में फंडा हमारा क्या होता है, तो देखो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो एक्चुअल में 3 चीज़ों से यानी कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक हमारा हो गया हार्ट जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक हमारा हो गया ब्लड वेसल जो यहाँ पे लिखा है, और थर्ड हमारा होता है ब्लड। यानी कि ब्लड एक्चुअल में हमारा एक लिक्विड फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में बहता है। खून, भाई आप लोग खून को तो जानते ही हो। तो ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं और हमारे पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को चलाते हैं, और हमारी पूरी बॉडी का एक मोस्ट यानी कि मेजर सिस्टम है। अब इसका काम क्या होता है तो शॉर्ट में समझ लो, आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे ही। तो मान लो कि अभी आप इसी हार्ट से काम चला लो, मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक है। और ये हार्ट का मेन काम क्या होता है कि ये एक तरह से मोटर की तरह काम करता है। मोटर होती है ना, जैसे घर में हमारे पानी वाली मोटर होती है ना, उसकी तरह काम करता है। और इसके अंदर जो पानी की जगह क्या भरा होता है, हमारा ब्लड भरा होता है। तो 2 बातें आपको समझ आ गई, एक हमारी ये मोटर की तरह काम करेगा और एक इसके अंदर हमारा ब्लड भरा होगा पानी की जगह। अब ये करता क्या है, तो जैसे ये हमारा क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है। अब ब्लड को यहाँ से क्या करेगा, पंप करेगा और हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। अब जो ब्लड है वो एक्चुअल में करता क्या है, तो जैसे ब्लड के अंदर हमारे जितने भी, आप लोगों ने एक चीज़ पता होगी, जैसे आप लोग कभी कोई दवाई वगैरह खाते हो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा होगा ना, कभी कभी दिमाग में आता है कि सर मान लो मैंने दवाई खाई, गोली खाई, और वो गोली मेरे पेट में गई, ठीक है, टैबलेट मेरे पेट में गई, लेकिन वो पेट में जो टैबलेट गई वो मेरे आके सर दर्द
दर्द को कैसे बंद करेगी, भाई सर में थोड़ी गई है गोली। तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा आंसर होता है ब्लड। यानी कि कोई भी दवा या कोई भी रोटी पानी सब्जी कुछ भी हम खाते हैं, उसका जो भी मतलब निचोड़ होता है, जैसे उसमें कोई दवाई है या उसमें खाना पीना है, जो न्यूट्रिशेंट है, जो ऑक्सीजन है, वो सारा का सारा हमारा ब्लड में चला जाता है। और जो ब्लड है एक्चुअल में वो हमारी पूरी बॉडी में, यानी कि हमारी जितनी भी पूरी बॉडी का एक एक पार्ट है, पूरे में वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है और पूरी बॉडी में फैलता रहता है, और जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ देता है। यानी कि ब्लड एक्चुअल में एज अ डिलीवरी बॉय या फिर कुरियर बॉय की तरह काम करता है। और वो अपने अंदर से मेन क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है और बाकी न्यूट्रिशेंट होते हैं, जो खाने पीने की हमारी एनर्जी हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, एनर्जी हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये क्या करेगा ब्लड हमारा, जैसे जो हार्ट है उसने मोटर था उसने पंप किया और ये ब्लड हमारा बॉडी में चला गया, बॉडी में जाके उसने ऑक्सीजन न्यूट्रिशेंट को यहाँ पे छोड़ दिया बॉडी में। ठीक है, अब देखो एक और काम होता है, ये तो इसने छोड़ दिया पहुंचा दिया, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, अब देखो बॉडी क्या करेगी, बॉडी के पास जो हमारे सेल्स हैं, जो सबसे छोटी इकाई है, सेल्स क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं एनर्जी वगैरह बनाने के लिए, और जो सेल्स के पास पहले से कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये वापस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेस्ट हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या होता है, हार्ट, भाई ब्लड है तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अब वापस आ जाता है, तो ये बेकार वाला जो ब्लड हो गया एक्चुअल में एक तरह से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, वो हमारा फिर से हार्ट में जाएगा और हार्ट इस बार क्या करेगा, उस वाले ब्लड को लंग्स में भेज देता है। और लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें बॉडी से वापस मिल गई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर जो बाहर भेज देगा ब्लड में, और उसके बाद क्या होगा, ब्लड हमारा ऑक्सीजन को फिर से गेन कर लेगा। यानी कि बाहर से, जैसे आप लोग सांस ले रहे हो ना भाई, सांस ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हो और ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, तो फिर से क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को अंदर ले लोगे बॉडी में और ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाएगा, फिर ये लंग्स फिर से इस ब्लड को हार्ट में भेज देगा और हार्ट इस वाले ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन थी फिर से हमारी बॉडी में भेज देगा, और इस तरह एक तरह से पूरी साइकिल हमारी चलती रहती है। तो ये एक्चुअल में हमारा काम होता है पूरे हार्ट का। अब यहाँ तीन चीज़ें थी, हार्ट जो हमारा मेनली मोटर की तरह काम कर रहा है, जिसको भेज रहा है, ब्लड जो एक्चुअल में ट्रांसपोर्टर है, जिसके पास ऑक्सीजन न्यूट्रिशेंट CO2 सारे कुछ मतलब इसी के अंदर रहते हैं और ये भेजता है, और ब्लड वेसल्स एक्चुअल में हमारी पाइपलाइन है। अब जैसे मान लो आपका एक घर है और घर पे छत पे हम लोग टंकी लगवा लेते हैं, ठीक है, और आप यहाँ बाथरूम वगैरह में पानी चाहिए, तो क्या टंकी में से डायरेक्ट पानी आ रहा है, टंकी से हमारे कुछ पाइप्स जुड़े होते हैं छोटे छोटे, और ये पाइप्स हमारे पूरे घर में सप्लाई हो रहे होते हैं और इन्हीं पाइप के थ्रू आपको जो है पानी देखने को मिलता है। सेम फंडा हमारा ब्लड वेसल्स का होता है कि ब्लड वेसल्स एक्चुअल में हमारे इन्हीं पाइपों की तरह काम करेंगे, और जो हमारा ब्लड है वो इन पाइप के थ्रू आएगा और हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचेगा, और एक एक पार्ट से वापस हमारा ब्लड लंग्स में आ जाएगा, CO2 बाहर करेगा और वापस हमारे हार्ट में आ जाता है। तो आई होप आपको एक बेसिक फंडा समझ आ गया होगा कि आखिर हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, और ये जो हमारा हार्ट है वो कैसे काम करता है, और ये जरूरी क्यों है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन वगैरह है वो हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचता है। तो एक ब्रीफ इंट्रो आपके लिए हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। अब हम चलो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में आगे समझते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, और ये हमारे तीन चीज़ों को कंटेन करता है। हमारा होता है इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और हमारा होता है ब्लड। ठीक है, कभी भी आए डेफिनेशन आपको ये भी बना दोगे, अच्छी बात है, और ये पूरा लिख के आना पड़ेगा। बाकी इसके फंक्शन क्या है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिशेंट, पूरी हमारी बॉडी को ये चीज़ें भेजता है। उसके बाद ये हमारे CO2 और वेस्ट मटेरियल को वापस लेके आता है हमारी बॉडी से, और इसको हमारे लंग्स या फिर किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। और इसको सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इसीलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं। इसके अलावा ये पानी, इलेक्ट्रोलाइट चीज़ों को भी हमारा सर्कुलेट करेगा, क्योंकि ये जो हमारे एलिमेंट्स है, जैसे वाटर, पानी हो गया हमारा, कंपाउंड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये भी हमारे ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि सिंपल फंडा है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो कुछ भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर उधर पूरी बॉडी में घूम रहा है, वो सारा का सारा हमारा ब्लड के थ्रू ही घूमता है। तो ब्लड एक्चुअल में हमारा डिलीवरी बॉय या ऑटो वाला, कुछ भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, बाकी ब्लड हमारा हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि जिसके अंदर हमारा ब्लड बहता है, और ये हमारा हार्ट के थ्रू पंप। तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट होती हैं। तो अब हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है हार्ट, और वैसे आप हार्ट का एक इंट्रो वैसे जान ही गए होंगे। तो हार्ट क्या होता है एक्चुअल में, तो हार्ट हमारा इस तरह का देखने में होता है, बाकी जो ऐसा मतलब ये शेप में हम बना देते हैं, ये एक्चुअल में हार्ट नहीं होता, बस रफ रिप्रेजेंटेशन है। अब बताओ जो आशिक वगैरह या छपरी लोग हैं, वो भाई ऐसा हार्ट तो बनाएंगे नहीं इतना डिटेल वाला, तो वो इसी से काम चला लेते हैं। लेकिन एक्चुअल जो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट होता है ना, वो इस तरह का आपको यहाँ देखने को मिल जाता है।
बाकी ये डायग्राम कैसा बना है, अगर अच्छा बनाया तो भाई कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि इस तरह का सिंपली आप अच्छा वाला एक हर्ट का डायग्राम कैसे बना सकते हो। बहुत ही आसान है, एक दो बार बनाओगे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब अगर हम हर्ट के बारे में बात करें तो ये हमारा एक रफली कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब आपको पता है हर्ट हमारी पूरी बॉडी का एक ऑर्गन है और ये रफली कौन है, यानी कि अगर आप इधर से देखोगे तो एक तरह से कौन शेप का हमारा ये देखने में लगता है। और ये हमारा एक होलो होता है। होलो क्यों होता है? क्योंकि बीच में ये हमारा एक तरह से खाली होता है। अब खाली क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमारा ब्लड भरा जाता है, बाहर निकलता है, भरा जाता है, बाहर निकलता है, तो इसीलिए बीच में ये हमारा खाली सा होता है। ठीक है, बाकी ये हमारा लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि अगर ऐसे देखोगे लगभग 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हमारा जैसे जो कोई मालिक होगा तो मालिक का जो फिस्ट है, यानी कि जो इस तरह आप मुट्ठी बांध लेते हो, तो इसका जो साइज है ना उसी के बराबर उसके हर्ट का साइज होता है। तो आपको अगर अपने हर्ट का साइज चाहिए तो आप इस तरह अपने हाथों को बंद करो और आपको अपने हर्ट का एक अप्रॉक्स साइज पता लग जाएगा कि वो कितना यहाँ पे आपका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये ऑनर के फिस्ट के बराबर लगभग हमारे हर्ट का साइज होता है। और बच्चों का छोटा होगा और बड़े लोगों का ये थोड़ा सा हमारा साइज बड़ा होगा। इसके बाद बात करें तो जो हमारा हर्ट है उसका एवरेज वेट, यानी कि जो वजन है वो करीब हमारा फीमेल्स में होता है 250 ग्राम और मेल्स में करीब ये हमारा 300 ग्राम्स होता है। जो एडल्ट मेल है, यानी कि मान लो आप हो गए 25 साल तक, कोई हो गया 20-25 साल तक, तो उनका ये एक अप्रॉक्स साइज है हमारा। ठीक है, और अप्रॉक्स वेट है हमारा। उसके बाद लोकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारा होता है लाई इन द थोरेसिक कैविटी इन द स्पेस बिटवीन द लंग्स, यानी कि जैसे कोई बॉडी हमारी, तो उसके जो लंग्स है हमारे, उन लंग्स के बिल्कुल मिडिल में थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, यानी कि मिडिल में है लेकिन मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड होगा, 2/3 पार्ट। कैसे होता है? तो जैसे मान लो ये हमारा, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक लंग्स हमारा ऐसा है, एक लंग्स हमारा ऐसा है, तो देखा जाए एक्चुअल में तो लंग्स के बीच में है, लेकिन जो हमारा हार्ट का शेप क्या होता है कि वो इस साइड थोड़ा हमारा निकला हुआ होता है और इसी वजह से ये हमारा क्या होता है 2/3 पार्ट हमारा, इसको बोलते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड है और इसीलिए लोग बोल देते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो बस इतना सा फंडा हमारे यहाँ पे होता है कि ये हमारा थोड़ा सा लेफ्ट तरफ होता है, थोड़ा सा, बाकी वैसे ये मिडिल में ही होता है। और जो हमारे स्टर्नम होती है, जो सामने वाली हड्डी होती है, उसके जस्ट पीछे मारा जाता है और इसीलिए ये हमारा सेफ रहता है। कोई मार ऐसे मतलब थाराबाई जो के अंदर ऐसे मारता है ना, अगर ये स्टर्नम वगैरह ना हो ना या जो रिब केज ना हो तो भाई उसका हार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह की अंदर कैविटी में पाया जाता है। तो ये हार्ट का आप एक ब्रीफ जान गए कि हार्ट हमारा ऐसा देखने में होता है और ये हमारा इतना लंबा होता है और इतना वजन होता है इसका, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करें लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में, तो देखो आपको पता है कि हार्ट भी हमारा एक ऑर्गन है और ऑर्गन्स हमारे किसी ना किसी सेल्स या फिर टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो जो हमारा हार्ट है वो एक्चुअल में हमारी लेयर, जो हमारी टिश्यू की लेयर है, वो 3 लेयर से मिलकर बना है, जिसमें पहली हमारी आती है पेरिकार्डियम, दूसरी आती है मायोकार्डियम एंड तीसरी हमारी आती है एंडोकार्डियम। अब थोड़ा सा पेशेंस बना के आप सुनते जाना, क्योंकि देखो ये हार्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है और ये सब एग्जाम में हमारा आता भी है। तो 3 लेयर होती हैं। अब जो पेरिकार्डियम है वो हमारी जैसे हार्ट मान लो ये, तो इसके सबसे आउटर लेयर जो हमारी बाहर की लेयर होगी ना वो हमारी होती है पेरिकार्डियम। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट दैट कवर्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल जॉइंट विद इट। अब आपको पता है कि ये जो हमारी हैं ये ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी साथ में लगी हुई है, तो इनके स्टार्टिंग में, यानी कि ये मान लो जॉइंट है, तो ये वाला जॉइंट और जो हमारा हार्ट है ये सारा का सारा हमारा इस पेरिकार्डियम की आउटर लेयर से कवर होता है। ओके, पहला फंडा हो गया। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो ये जो हमारी आउटर लेयर है पेरिकार्डियम, ये हमारी मतलब फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक हमारी आती है फिब्रस पेरिकार्डियम और एक हमारी आती है सीरस पेरिकार्डियम। अब जो फिब्रस पेरिकार्डियम है ये हमारी थोड़ी सी टफ होती है। अब देखो हार्ट हमारा है उसको मजबूती भी चाहिए, यानी कि खुद और थोड़ा सॉफ्ट भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सॉफ्ट? क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो धड़कता है, यानी कि ऐसे पिचकेगा फूलेगा, पिचकेगा फूलेगा, और तभी वो हमारे हार्ट को यहाँ से पंप कर पाएगा। तो इसीलिए इसका सॉफ्ट और उसी टाइम पे टफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टफ क्योंकि वो सेफ्टी प्रोवाइडर है। तो जो हमारी फिब्रस पेरिकार्डियम है वो हमारी थोड़ी सी टफ होती है और इनइलास्टिक होती है और ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। बाकी इसका काम क्या होता है कि ये ओवर स्ट्रेचिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और हमारे हार्ट को होल्ड करके रखती है। यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है तो ये हमारी क्या करेगी, हार्ट को ऐसे मजबूती से पकड़ के रखती है, यानी कि ज़्यादा हमारा ऐसे फूल ना जाए और इसको एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करती है। बाहर की लेयर होगी हमारी मान लो एक, ठीक है। उसके बाद बात करें सीरस पेरिकार्डियम की, तो ये थोड़ी सी हमारी पतली होती है और डेलिकेट, यानी कि ये नाजुक मेम्ब्रेन होती है जो इसके अंदर पाई जाएगी और ये हमारे एक फ्लूइड को मेजर करेगी जिसका नाम क्या है, सीरस फ्लूइड, या इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड्स बोलते हैं। और ये एक्चुअल में क्या करता है, जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है तो ये हमारे इधर कैविटी में फिल है जो हमारे लंग्स के बीच में, तो लंग्स के बीच में जब ये फिट है तो भाई ये आस पड़ोस के जो इसकी साइड है वो हमारी उस कैविटी में लग सकती हैं। तो ये जो हमारा फ्लूइड है ना वो क्या करेगा, वो इस हार्ट को उसके साथ क्या करेगा, बीच में इस तरह का मतलब स्पेस फिल कर देगा और उससे क्या होगा, जो हमारा हार्ट है ना वो मतलब ना तो खरोच आएगी उसमें, ना ही कुछ कटेगा वटेगा नहीं। आप ऐसे समझ लो
लो कि जैसे पैकिंग के लिए आपके मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आते हैं तो साइडों पे एक गत्ता भर देते हैं ना हम, उसी तरह की ये हमारी लेयर होती है जो हार्ट को थोड़ा सा प्रिवेंट करेगी, बचा के रखती है। तो ये हमारी होती है बाहर की पूरी पेरिकार्डियम। दो होते हैं फिब्रस, सीरस, और दोनों के काम, ये थोड़ी टफ है, सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, और ये पतली, थिन है और नाजुक है, और ये हमारी फ्लूइड को करेगी जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। सेकंड हमारी लेयर आती है मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम हमारी मिडिल लेयर होती है हार्ट की, और ये हमारी कार्डियक मसल टिश्यू से बनी होती है। यानी कि जो हमारे कार्डियक यानी कि हार्ट वाले जो एक्चुअल में मसल्स टिश्यू है वो हमारे इसी वाली मायोकार्डियम के अंदर होते हैं, और ये हमारे मोस्टली पार्ट, हार्ट का मोस्टली पार्ट हमारा इसी वाली लेयर से मिलकर बना होता है। और जो हार्ट हमारा धड़कता है यानी कि पंपिंग एक्शन करता है वो हमारी इसी की वजह से करता है, यानी कि जो हमारी मायोकार्डियम की लेयर है उसी की वजह से ये वाली जो हार्टिंग पंपिंग एक्शन है, यानी कि हमारा दिल धड़कता है, वो इसी की वजह से धड़कता है। ठीक है। थर्ड हमारी लेयर होती है एंडोकार्डियम। तो ये हमारी सबसे अंदर की लेयर है, और ये बहुत ही थिन लेयर होती है जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, और जो हमारे अंदर वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होंगी ये सारी चीज़ें, ये हमारी इस लेयर से मतलब बनी होती है, यानी कि अंदर की लाइनिंग हो गई। तो 3 लेयर है, सबसे अंदर वाली लाइनिंग हमारी एंडोमेट्रियम एंडोकार्डियम हो गया, बीच वाला मायोकार्डियम हो गया, और सबसे बाहर वाला पेरिकार्डियम हो गया। तो ये सिंपल हमारी हो गई हार्ट की लेयर्स के बारे में। तो अब आपको जो है थोड़ा सा फोकस करके सुनना पड़ेगा जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि हार्ट के अंदर एक्चुअल में क्या क्या कुछ पाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो हार्ट है हमारा, उसका मेन पार्ट हमारा होता है ये वाला पार्ट, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा, और ये जो हमारा पार्ट है वही एक्चुअल में हार्ट है। बाकी का जो ये है ये सब क्या है, अलग से इसमें ब्लड वेसल्स हमारी लगी हुई हैं। अब जो हमारा हार्ट होता है ना, इसको हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 इसके अंदर चैम्बर होते हैं। चैम्बर बोल सकते हो कि इसके अंदर 4 एक तरह से छोटे छोटे घर होंगे, आपको यहाँ दिख रहे होंगे, और ये 4 घर, चलो मैं इसमें बताता हूँ पहले। आप ऐसे समझ लो कि मान लो ये हमारा हार्ट है अगर, तो इसको हम इधर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इधर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो ये वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं राइट, और ये वाला साइड इसको हम बोलते हैं लेफ्ट। तो इधर वाले हमारे राइट साइड हो गया हार्ट का, और इधर वाला हमारा लेफ्ट साइड हो गया हार्ट का। इसके बाद हम इसको फर्दर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जो ऐसे डिवाइड कर देंगे तो इसके जो ऊपर वाले पार्ट है इसको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये नाम अभी आपको थोड़े से मतलब नए नए लग रहे होंगे, लेकिन ये नाम आप इतने फेमिलियर हो जाओगे, इतने ज़्यादा आपको लेने पड़ेंगे ना कि आपको मुंह ज़बानी सारा कुछ याद हो जाएगा। तो समझ गए, इधर वाला पार्ट हमारा राइट हार्ट, इधर वाला लेफ्ट हार्ट, और इसको फर्दर हम बीच में से काटते हैं तो ऊपर वाले हमारे हो जाते हैं एट्रियम और नीचे वाले हो जाते हैं हमारे वेंट्रिकल। तो अब अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे जो 4 चैम्बर हैं इसके नाम हमारे इसी तरह बनते हैं कि इधर वाला हमारा हो जाता है राइट एट्रियम। एट्रियम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से ऊपर वाले हमारे एट्रियम होते हैं और राइट साइड है हमारा। इसके बारे में बात करें तो ये हमारा हो जाता है लेफ्ट एट्रियम, यानी कि एट्रियम जो हमारे ऊपर के होते हैं और ये साइड हमारी लेफ्ट की है तो लेफ्ट एट्रियम हो गया। इधर के बारे में बात करें तो ये हमारा राइट है क्योंकि इस साइड है, और नीचे वाले हमारे होते हैं वेंट्रिकल्स, तो राइट ये हमारे हो जाएंगे वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। ठीक है। और इधर बात करें तो ये हमारे लेफ्ट है और ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस करके सुनते रहो क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा आपका ये हार्ट वगैरह से पढ़ रहे होगे तो आपको अच्छे से एक चीज़ आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये 4 पार्ट्स में हमारा जो है हार्ट डिवाइड हो सकता है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो जो हमारा हार्ट है उससे कनेक्टेड हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके बारे में समझ लो। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको कनेक्ट मिल जाएगी, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो आपको दिख रही होगी, जो इस तरह की होती है। इसके बाद यहाँ पे हमारी होती है, इसका नाम होता है ऑर्टा। ऑर्टा हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है, आगे आपको इसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। अब जो इधर है आपकी, जो ये आपको दिख रही होगी, ये इसको बोलते हैं वेना कैवा, और ये सुपीरियर वेना कैवा है, जो हमारी ऊपर होती है तो सुपीरियर होगी, और यही हमारी एक नीचे होती है, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है। उसके अलावा जो ये हमारी ऑर्टा थी, जो आपको यहाँ दिख रही होगी, ये ऑर्टा थी, ये ऑर्टा हमारी एक नीचे भी प्रेजेंट होती है, यानी कि ऑर्टा में हमारी क्या होती है, इधर से एक ओपनिंग इधर है, ये दिख रही होगी, और हमारी ओपनिंग होती है यहाँ पे, तो ये हमारी ऑर्टा होगी। ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर टोटल हमारी 4 तरीके की दिख रही है हमको। एक हमारी ऑर्टा हो गई, ये और ये हो गई। एक हमारी यहाँ पर इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा हो गई, ये ऊपर और नीचे के हिसाब से हमारी वेना कैवा होगी, 2 चीज़ें। थर्ड हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, जो आपको यहाँ दिख रही होगी, और ये इस तरफ हमारी लेफ्ट है तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इस साइड है तो ये हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी होगी। ठीक है। और चौथी हमारी यहाँ चीज़ होती है पल्मोनरी वेन्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारी ये लेफ्ट है तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और इधर साइड हमारी राइट है तो राइट पल्मोनरी वेन्स। और ये सारे के सारे जो हमारे हैं जितने भी, वो सारे के सारे हमारे इन्हीं चैम्बर से कनेक्ट होते हैं। याद रखना किससे? हमारे ये चैम्बर से कनेक्ट होते हैं हमारे ये सारे। तो अब आपको यहाँ हार्ट के बारे में इतना पता चल गया कि ये सारे ब्लड वेसल्स आपने देख लिए। इसके बाद यहाँ पे इसके जो 4 चैम्बर हैं उसमें ये नीचे वाले देखो, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो इस साइड वाले हमारे राइट हैं और इस साइड वाले लेफ्ट हैं, और ऊपर वाले हमारे एट्रियम है, नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल्स हैं। तो एक ये हमारा चैम्बर है, छोटा होता है ये वाला, तो इसका नाम है राइट एट्रियम।
एक इधर वाला हमारा चैम्बर है, ये हमारा थोड़ा सा छोटा और होता है इससे भी ज़्यादा, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। और ये हमारा इसके नीचे राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, क्योंकि नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स हो गया जो हमारा साइज़ में बड़ा होता है। और इधर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है जो इससे भी थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ पे देखने में छोटा बन गया है, तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गए। तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये 4 हमारे टोटल यहाँ पे चैम्बर होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारे कुछ पाए जाते हैं वाल्व्स। तो वाल्व्स में आपको याद करा होगा, तो एक यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व एक्चुअल में क्या करता है यहाँ पे कि जैसे मान लो आप लोगों ने, हाँ आजकल आपको ये याद है ना कि नए नए रोड बन रहे हैं, और रोड पर क्या बनाते हैं कि कुछ इस तरह का, जैसे मान लो ये आपका एक रोड है, तो इस रोड के बीच में कुछ इस तरह के कांटे से बना देते हैं। आजकल डिज़ाइन बन रही है, नई नई जगह आ रही है, तो इन कांटों पे क्या होगा कि अगर कोई व्हीकल्स हमारी इधर से निकल के जा रही है, यानी कि जब इधर से कोई निकल के जा रही है तो वो बहुत आराम से निकल जाएगी, ये हमारे नीचे हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई वहाँ से इधर साइड से निकलेगा ना, तो ये जो कांटे की तरह होंगे, ये क्या होंगे, उसके टायर को पंचर कर देंगे। तो केवल इसमें क्या है कि जो हमारी व्हीकल्स है या जो गाड़ी वगैरह है, बाइक वगैरह, वो सिर्फ हमारी इस तरफ जा सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल है। और अगर वो इधर से जाएंगे तो टायर पंचर हो जाएगा और वो जा नहीं सकते, तो इधर से नहीं जा सकते, केवल एक यूनिडायरेक्शनल है। उसी तरह के हमारे ये वाल्व यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक रूल होता है कि जो हमारा ब्लड है, यानी कि ब्लड हमारे इसके अंदर बहेगा, कैसे बहता है वो आपको आगे बताऊंगा। तो जो हमारा ब्लड बहता है वो हमारा इसके थ्रू, यानी कि राइट एट्रियम से हमारा ऐसे जाएगा इधर। ठीक है, तो केवल वो हमारा ऐसे जाए, वो वापस हमारा इसमें ना जा पाए, इसलिए यहाँ पे लगा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल, यानी कि ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस तरह मैं अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे और इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 वाल्व एक तरह से हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और इसमें क्या होगा, जब कोई ऐसे डालेगा ऊपर से तो नीचे चला जाएगा और उसके बाद ये फिर से क्लोज हो जाएगा, तो वापस इसमें बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे होते हैं वाल्व का काम, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। और इधर हमारे होते हैं, ये इधर होता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व। इसमें केवल हमारा 2 ही होता है, यानी कि मान लो अगर ये ऐसा है तो केवल ऐसे कर दो, हमारा 2 हो गया। तो यहाँ से हमारे ऊपर से नीचे जाएगी, ये हमारे थोड़े खुल जाते हैं, ब्लड के प्रेशर से चला जाएगा, लेकिन ये ऐसे बंद हो जाते हैं कि नीचे से हमारी कोई चीज़ ऊपर फ्लो नहीं हो पाएगी। तो ये भी हमारे इसी तरह होते हैं। और ये बाइकस्पिड वाल्व में कि इधर से हमारा नीचे आ जाएगा, लेकिन इधर से बैक फ्लो नहीं होगा। 2 वाल्व हो गए। एक हमारे यहाँ होता है पीवी, जिसको हम बोलते हैं पल्मनरी वाल्व। तो ये हमारा क्या होता है, ब्लड हमारा इधर से पल्मनरी आर्टरी में चला जाता है, लेकिन ये हमारा रिवर्स नहीं होगा। और ये हमारा होता है आर्टिक वाल्व। तो आर्टिक का मतलब क्या होता है, ऑर्टा। तो यहाँ से ब्लड हमारा इस ऑर्टा में जाएगा। ये ऑर्टा हमारी क्या होती है, इधर कनेक्ट होती है। अगर आप इसको यहाँ पे बनाओगे तो ये हमारी कुछ इस तरह कनेक्ट होती है, तो ये इसमें चला जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ से वापस हमारा इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे ये सारे के सारे यहाँ पे वाल्व्स काम करते हैं। तो अब एक बार अगर पूरे स्ट्रक्चर को हम रिवाइज करें, देन इसका काम समझेंगे। तो टोटल हमारे 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इस साइड वाले हमारे राइट साइड, इस साइड वाले हमारे लेफ्ट साइड, नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले हमारे एट्रियम। तो राइट एट्रियम हमारा छोटा होता है, लेफ्ट एट्रियम हमारा थोड़ा और छोटा होता है, राइट वेंट्रिकल्स हमारे बड़े साइज में होते हैं जो नीचे और इधर तरफ है, और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे नीचे और लेफ्ट तरफ हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें 4 बॉल पाए जा रहे हैं हमारे। इधर है ट्राइकस्पिड बॉल जो इधर से इधर के रोकेगा, और इधर हमारा बाइकस्पिड बॉल है जो लेफ्ट से इधर रोकेगा। ये हमारा पल्मनरी बॉल है जो पल्मनरी आर्टरी के लिए लगा है, और ये हमारा ऑर्टिक बॉल्व है जो हमारा ऑर्टा के लिए लगा। 4 बॉल्व हो गए। इसके बाद यहाँ पे हमारे 4 ही एक तरह से हमारी वेसल्स होंगी, यानी कि देख रहे हो सारा कुछ हमारे 4 के जोड़े में है। तो पल्मनरी आर्टरी हो गई हमारी एक इधर, और इधर पल्मनरी वीन्स हो गई, 2 चीज़ें हो गई। इधर हमारी ऑर्टा हो गई, और इधर हमारी सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा हो गई। तो ये वेना कैवा हो गई। तो 4 ही हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स हो जाते हैं। तो इन सबसे मिलकर हमारा जो है कंप्लीटली हार्ट तैयार होता है। तो जो भी यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी सबको मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, और ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है जो आपको यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इन सभी के बारे में यहाँ पे। तो पहले हम बात करेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में, यानी कि जो हमारे हार्ट थे इसके हमने 4 चैम्बर देखे, तो ये चारों चैम्बर के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो मैंने आपको बातें बताई थी अभी वही है यहाँ पे कि इसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं, और ये ब्लड के सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो ब्लड में हमारा हार्ट के अंदर जो हमारा ब्लड बहेगा तो उसके लिए हमारे जरूरी होते हैं। राइट और लेफ्ट 2 साइड हमारे होते हैं, लेफ्ट साइड हमारे 2 होंगे, राइट साइड हमारे 2 होंगे। अब जो ऊपर और नीचे डिसाइड करें तो ऊपर हमारे होते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे हमारे होते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि इसको फर्दर आप चाहो तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो, इधर साइड वाले हमारे राइट, इधर साइड वाले हमारे लेफ्ट, ऊपर वाले हमारे एट्रियम, नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल। तो इस तरह हमारे 4 होते हैं। बात करें राइट एट्रियम के बारे में, तो ये हमारा स्मॉल थिन वॉल चैम्बर होता है। ये थोड़ा सा छोटा होता है और थिन वॉल्ड होता है, और ये मेनली इसका काम क्या होता है कि ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने ऊपर रिसीव करेगा और उसको देन यहाँ से यहाँ पे पंप कर देगा। ये कैसे करा है ना, अभी थोड़ा सा सुन लो, आगे मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो राइट एट्रियम हमारा क्या करेगा, यहाँ से ब्लड लेगा ऑक्सीजन वाला और इसको यहाँ पे डिसाइड कर देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, यहाँ से हमारा, अब बात करें लेफ्ट एट्रियम के बारे में, तो ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। ये भी हमारा छोटा होता है साइज में,
और थिन वॉल होता है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ ब्लड छोड़ देता है। ओके, फिर हम बात करें यहाँ पे सबके बारे में थोड़ा देख लो। बात करें राइट वेंट्रिकल्स के बारे में, तो ये हमारा लार्जर पार्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा ब्लड क्या करेगा, यहाँ से लेगा, राइट एट्रियम से लेगा, और देन फर्दर ये हमारा क्या करेगा, पूरे के पूरे लंग्स में अपने आप को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि लंग्स में भेजता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बारे में बात करें तो ये हमारा और साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेज देता है। अब ये थोड़ा पढ़ना समझ नहीं आया होगा, तो इसीलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आगे वाला पढ़ते हैं, इसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन, और इसके बाद हमारे जो एट्रियम चैम्बर है इसको हम फिर से एक बार जो है रिवाइज कर लेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन वाले टॉपिक से पहले आपको दो बातें समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक हमारा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक हमारा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ब्लड तो आपको पता है कि हमारा ब्लड होता है जो हमारी पूरी बॉडी में नॉर्मल चलता है, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि इस ब्लड में हमारी ऑक्सीजन जो है होगी प्रेजेंट होगी, यानी कि कुछ होना हो लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट होगी। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे हार्ट और ब्लड का एक मेन काम ये है कि ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करेगा। तो ऑक्सीजन को अगर ब्लड को पहुंचाना है तो ब्लड के पास ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वाला, ये जब हमारी बॉडी के एक एक सेल्स या फिर टिश्यू के पास पहुंचेगा तो वहां पे इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और जब इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा तो वहां से क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लेता है, ले लेता है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा ऑक्सीजन को छोड़ देगा, इन दोनों का एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो उस टाइम पर वही ब्लड जो हमारा ऑक्सीजनेटेड वाला था उसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है डिलीट कर देना, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे इस पूरे ब्लड में से ऑक्सीजन हमारा डिलीट हो गया, और जब ऑक्सीजन डिलीट हो गया तो हमारा जो ब्लड कहलाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और इसमें क्या बचा, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, आ जाता है, तो इसको हम जो है CO2 ब्लड भी यहाँ पे बोल देते हैं। तो दो तरह के ब्लड आप समझ गए। अब समझो कि यहाँ पे पूरी सर्कुलेशन हमारी चलती कैसे, बस इतनी समझ लो, बाकी जो नोट्स हैं प्रॉपर वो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। तो सबसे पहले देखो ये पूरा एक सर्कल है, और जब आपको बताया कि जब कोई सर्कल होता है तो कहीं ना कहीं से आपको एक छोर यानी कि एक नॉट तो पकड़ना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लंग्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो लंग्स का हमारा मेनली क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम जो सांस लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप लोग जो सांस ले रहे हो, मैं सांस ले रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को बाहर छोड़ रहा हूँ, यानी कि अगर सिंपल बताऊँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, CO2 को यहाँ पे आउट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को मैं क्या कर रहा हूँ, इन कर रहा हूँ, यानी कि मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ। तो अब मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा लंग्स था, लंग्स के अंदर भी हमारा ब्लड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो लंग्स है उसने क्या किया, CO2 को बाहर छोड़ दिया और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। अब जो ऑक्सीजन को अंदर ले लिया तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जो ब्लड उस टाइम पे था उस ब्लड में मिल गया, और अब जो वो ब्लड था वो हमारा हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सबसे पहले क्या करेगा, वो लंग्स के थ्रू क्या करेगा, हमारा आएगा और लेफ्ट एट्रियम में क्या करेगा, एंट्री करता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम था ना, इसमें हमारा एंट्री करता है। अब एंट्री करता किसके थ्रू है ये भी आप अभी जान लो। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारी 4 ब्लड वेसल्स होंगी, तो इसमें जो हमारी लेफ्ट पल्मनरी वेन्स है और इधर हमारी राइट पल्मनरी वेन्स है, तो जो हमारी पल्मनरी वेन्स होती है ना, इसके थ्रू क्या करेगा, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो हमारा इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर सबसे पहले आ जाता है। यानी कि सबसे पहले लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और हमारा लेफ्ट एट्रियम में जब वो आ जाता है देन उसके बाद वो अगला स्टेप क्या करेगा, हमारा लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, यानी कि यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पूरा का पूरा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और देन हमारा यहाँ जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस वाले ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। यानी कि अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, और जब वो हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा देन हमारी बॉडी में क्या है, हमारे सेल्स हैं, और सेल्स का एक ही काम होता है कि वो क्या करेंगे, हमारी उस जो हमारा ब्लड था उसमें से वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को मतलब खींच लेंगे और न्यूट्रिशन को खींच लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो बेकार से हमारा CO2 या वेस्ट मटेरियल है उसको वापस क्या कर देंगे, वो यहाँ पे इस ब्लड के अंदर दे देते हैं। यानी कि जब बॉडी में हमारा ब्लड आ गया O2 वाला, ऑक्सीजन वाला, तो वहाँ पे ऑक्सीजन हमारी निकल जाएगी और CO2 हमारी आ जाएगी। देन हमारा जो बॉडी के अंदर जो ब्लड आया था वो हमारा ऑक्सीजनेटेड था, लेकिन अब उसमें से ऑक्सीजन निकल गई यानी कि डिलीट हो गई, तो अब ये हमारा हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से हमारा आगे जाएगा, और बॉडी से आगे जाने के बाद वो ब्लड हमारा जाता है सबसे पहले राइट एट्रियम में। यानी कि राइट एट्रियम में, यानी कि अगर देखा जाए एक तरह से तो राइट एट्रियम में हमारा जो ब्लड आता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड वाला होता है, जिसमें हमारा ब्लड ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। देन वो राइट एट्रियम
से जो हमारा डीऑक्सीजन की CO2 वाला ब्लड आया है वो हमारा देन राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद वो राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड दोबारा चला जाता है लंग्स के अंदर। और लंग्स में क्या होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अब लंग्स में क्या होगा कि फिर से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को हम जो है सांस के थ्रू अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह हमारी कंप्लीट यहाँ पे सर्कुलेशन हो जाती है। और ये सर्कुलेशन हमारी मतलब आपको लग रहा होगा बहुत स्लो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। यानी कि आप 1 मिनट में यानी कि करीब 72 बार ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हो 72 टाइम, और आप 72 टाइम से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके छोड़ रहे हो, सांस आप यहाँ पे ले रहे हो छोड़ रहे हो, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मतलब ये हमारी चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल में सर्कुलेशन होती है। अब थोड़ा इसको और डिटेल्स में जाने तो ये वाला जो हमारा हार्ट है ना, इसी को मैंने थोड़ा सा स्टम में बना दिया। तो यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल्स है। इस साइड वाले राइट, इस साइड वाले हमारे लेफ्ट, ऊपर वाले हमारे एट्रियम, नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल। सबसे पहले क्या हुआ, लंग्स यहाँ से मैंने बनाया, तो लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड यहाँ पे भेजा, और ये हमारा किसके थ्रू आया, हमारे पल्मनरी वीन्स के थ्रू, यानी कि लेफ्ट और राइट पल्मनरी वीन्स के थ्रू हमारे लंग्स से क्या हुआ, ब्लड आया ऑक्सीजन वाला, रेड कलर मतलब ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आया, और इधर हमारा ये है तो इसके थ्रू हमारा ब्लड आया, और वो हमारा लेफ्ट एट्रियम आया। सबसे पहले कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम आया। लेफ्ट एट्रियम से वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी कनेक्ट होती है ऑर्टा, और इधर हमारी ये ऑर्टा, यानी कि आपको दिख रही होगी ये जो हमारी ऑर्टा है, और ये आपको यहाँ ऑर्टा दिख रही होगी, और ये जो हमारी ऑर्टा है, इनके थ्रू ये पूरा का पूरा जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। ये आपकी ऑर्टा हो गई यहाँ पे, और ये आपकी ऑर्टा हो गई, ये हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। बॉडी में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी मतलब रिलीज हो जाएगी, और CO2 हमारी यहाँ पे ले ली जाएगी। तो इन दोनों का जब एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्सचेंज होने के बाद जो हमारा डीऑक्सीजन यानी कि CO2 वाला ब्लड था जो आपको ब्लू कलर में सो रहा होगा, ये हमारा फर्दर चला जाता है यहाँ पे राइट एट्रियम है जो मैंने बता दिया। और राइट एट्रियम में जाने के लिए उसको क्या चाहिए, तो यहाँ पे इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, इन दोनों के थ्रू हमारा होता है ब्लड राइट एट्रियम में चला जाता है। यानी कि वेना कैवा एक्चुअल में वो पहली वेना वेसल्स है जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और कैरी करने के बाद वो हमारा इसमें आ जाता है। अब राइट एट्रियम में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, और राइट वेंट्रिकल्स के बाद वो हमारा पल्मनरी आर्टरी, यानी कि जो आपको यहाँ दिख रही होगी पल्मनरी लेफ्ट आर्टरी, पल्मनरी राइट आर्टरी, तो इनके थ्रू वो फिर से हमारा जो है लंग्स में वापस चला जाता है। और लंग्स में वापस जाने के बाद वो फिर से ऑक्सीजन को ले लेगा, CO2 को बाहर निकाल देंगे जो हम सांस ले रहे हैं, और फिर से अच्छा वाला ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हमारा इधर से आ जाता है। इसको हिंदी में शुद्ध और अशुद्ध ब्लड भी यहाँ पे बोला जाता है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और याद करनी होगी, तो यहाँ जहाँ आपको पल्मनरी वर्ड दिख जाता है, वो पल्मनरी वर्ड हमारा किससे कनेक्ट होता है, हमारा लंग्स से कनेक्ट होता है। यानी कि पल्मनरी वर्ड हमारा लंग्स के लिए लिया जाता है। तो ये लेफ्ट पल्मनरी, राइट पल्मनरी, ये सारा का सारा हमारा वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी लंग्स से कनेक्ट होती हैं। तो आई होप आपको पूरे के पूरे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और यहाँ पे मैंने इसका फ्लो चार्ट भी बना रखा है सिंपली कि हमारा जो लंग्स है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा, और किसके थ्रू, पल्मनरी वीन्स के थ्रू। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और कस्पिड वॉल्व हमारे इसको प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद वो ऑर्टा के थ्रू हमारा बॉडी में जाएगा, और बॉडी में देखो ऑक्सीजन लेके गया बॉडी में, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या किया उसने दे दी, और CO2 के साथ बाहर निकलता है वेना कैवा के थ्रू, हमारा राइट एट्रियम में जाएगा, और ट्राइकस्पिड वॉल्व जहाँ होते हैं इसको क्रॉस करके हमारा राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। और उसके बाद जो हमारा पल्मनरी आर्टरीज होती हैं जो आपको यहाँ दिख रही होगी, इन आर्टरीज के थ्रू हमारा क्या होगा, वो फिर से हमारा कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद फिर से हमारा ऑक्सीजन को मतलब लेगा वहाँ से, CO2 को बाहर निकाल देगा, और ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस जो है चलती ही रहती है। तो इसीलिए इसका थोड़ा बल्क बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे ये अच्छे से पूरा लिख दिया है। बाकी देखो अब अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम में आपका 2 क्वेश्चन अलग से आ सकते हैं। एक आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, तो हार्ट के बारे में ये सारी बातें आपको लिख के आनी पड़ेंगी, इसकी लेयर्स हमारी क्या होती है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो इसके हमारे चैम्बर्स के बारे में, जो इसके टोटल हमारे 4 चैम्बर होते हैं। इसके बाद यहाँ इसकी बात करें तो इसके जो वॉल्व्स होती हैं हमारे, तो टोटल हमारी 4 वॉल्व्स होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, मिट्रल वॉल्व्स, पल्मनरी वॉल्व्स, ऑर्टिक वॉल्व्स, और चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ट्राइकस्पिड हमारी यहाँ होगी, मिट्रल हमारी या मिट्रल को ही हम बाइकस्पिड बोलते हैं यहाँ पे होगी, पल्मनरी हमारी यहाँ पे होगी, ऑर्टिक हमारी यहाँ पे होगी। पल्मनरी आर्टरी के लिए, ऑर्टिक हमारी ऑर्टा के लिए है, और ट्राइकस्पिड हमारी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के लिए है, और बाइकस्पिड हमारी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के लिए। तो सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे पड़ा है। और अलग से एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये पूरा पढ़ना, ट्राई करना कि ये वाला डायग्राम बना सको, और अगर ये नहीं बना सकते तो ऐसा एक रफ डायग्राम तो आप बनाकर आ ही सकते हो, जो मैंने जिससे आपको समझाया
बताया है। तो ये रफ डायग्राम तो आप मस्ट कंपलसरी आप बना के आ जाना और ये वाला फ्लो लिख के आ जाना, और अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और एक और बात कि ये हमारी दो तरह की सर्कुलेशन होती है, एक हमारी हो जाती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक हमारी हो जाती है पल्मनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सिंपल हमारी क्या है कि जब हमारा जो ब्लड था वो हमारे जब बॉडी के अंदर जा रहा था, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, तो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट है, यानी कि जब लंग्स से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आके लेफ्ट वेंट्रिकल में आके हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम से सारा काम हो रहा है और हमारे सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी में पूरा ब्लड जा रहा है। और वहीं बात करें इधर वाले पार्ट की, यानी कि जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हमारे यहाँ से राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद ये हमारा लंग्स में वापस चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो एंड मूवमेंट है, यानी कि एंड में हमारा कहाँ पे ये पूरा होता है, हमारे लंग्स में जाके पूरा होता है, और इधर कहाँ पे हमारी बॉडी में जाके पूरा होता है। तो इस तरह से जहाँ पे हमारा बॉडी में ब्लड आ रहा है उसको हम सिस्टमेटिक बोल देंगे, और जब हमारा बॉडी से लंग्स में जा रहा है तब हम इसको पल्मनरी बोल देते हैं। पल्मनरी मतलब लंग्स वाला हो गया। तो ये सारा फंडा आपके सामने, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अब हमने यहाँ पे अपने दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए, एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन वाला, और ये दोनों ही हमारे अलग अलग यानी कि 10-10 नंबर में आ जाता है, तो 20 मार्क्स का तो हमारा यही हो गया अगर आए, वरना दोनों में से एक तो हमारा आता ही है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ये वाला टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, और इसको पहले करेंगे, उसके बाद हार्ट बीट करेंगे, देन हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स वाला जो है लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। तो अब देखो, आपको एक चीज़ पता लग गई कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे पूरे ब्लड को किस तरह से हमारी बॉडी में पंप करेगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स हमारे ऑर्टा के थ्रू ब्लड में भेजते हैं, यानी कि पंप करते हैं। जो हमारा ब्लड को भेजना होता है ना, उस टर्म को हम यहाँ पे बोलते हैं पंप करना। ठीक है, सिंपल बात है, पंप्ड किया हमारा, ये पंप ब्लड किया। और इधर बॉडी से हमारा जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स में पंप करेगी, और इसके बाद वो लंग्स में पंप करता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पंप होता है। अब ये होता कब है, जैसे हमारी ये हार्ट है ना, तो हार्ट क्या करता है, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, मान लो एक गुब्बारा है और आपने उसको फुला लिया, उसमें हवा भर गई। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि उस गुब्बारे की हवा आपको निकालनी है, तो अगर आप उस गुब्बारे की हवा निकालोगे ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस गुब्बारे को पिचकाना ही पड़ेगा, यानी कि उस गुब्बारे को आप दबाओगे या यहाँ से आप उसका जब नोट खोल दोगे तो हवा निकलती जाएगी और वो गुब्बारा हमारा पिचकता जाएगा। सिंपल फंडा होता है, कुछ इसी तरह काम करता है हमारा हार्ट का फंडा। यानी कि अगर मान लो कि मुझे जो ब्लड था वो मुझे इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करना था, इस बॉडी में, यानी कि बॉडी में भेजना था, तो उस टाइम पर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो यहाँ पे पिचकता है, यानी कि वो इस तरह दबेगा, और जब वो यहाँ पे दबेगा तभी हमारा यहाँ से जो है ब्लड बाहर निकलता है। यानी कि कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल जो आप रेगुलर लाइफ में करते हो, आप एक पेस्ट निकालते हो सुबह कुल्ला करने के लिए, तो उस पेस्ट को जब आप ऐसे दबाओगे तभी जाके पेस्ट हमारा बाहर निकलता है। तो उसी तरह जो हमारा हार्ट है उसमें ये 4 चैम्बर है ना, तो जब ये हमारे ब्लड को भेजते हैं तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये इस तरह से दबेंगे, पिचकेंगे, और तब जाके हमारा ब्लड बाहर निकलता है। और जब ब्लड बाहर निकल जाता है देन उसके बाद ये फिर से रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये दो काम करते हैं हमारे हार्ट, तब जाके ये हमारे हार्ट किसी भी ब्लड को क्या कर पाते हैं, पंप कर पाते हैं। सिंपल फंडा हो गया। अब यहाँ पे जो ये हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्हें कोई एनर्जी तो चाहिए। भाई ये हार्ट है हमारा, तो हार्ट काम कैसे करता है, आखिर इसके अंदर ताकत कहाँ से आती है। तो हार्ट हमारा पूरी बॉडी का सबसे खूबसूरत ऑर्गन इसीलिए है। आपको बताया कि हार्ट हमारा केवल ब्लड पंप करता है, लेकिन उसके बावजूद लोग बोलते हैं कि दिल से प्यार नहीं करता, दिल से ये, दिल से वो है। तो दिल का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये इकलौता पूरी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बिना बॉडी यानी कि बिना नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के चलता है। ये ऑटोमेटिक हमारा चलता है। यानी कि ये भी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, मान लो अगर वो हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं मरता, किसी और से मरता है, तो उस टाइम पर कुछ टाइम तक उसका दिल जो है वो धड़कता रहता है। यानी कि हार्ट हमारा इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो ऑटोमेटिक क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी कि अपने करंट को जनरेट करता है और वो अपने आप धड़कता है। उसको धड़कने के लिए किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन इसको कंट्रोल कर सकता है। हमारी जो हार्ट है जो धड़क रहा है उसको मतलब ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन उसको बंद नहीं कर सकता है, ना ही उसको बिल्कुल चला सकता है। वो केवल उसको कंट्रोल कर सकता है और उस कंट्रोल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। तो हार्ट हमारा ऑटोमेटिसिटी पे काम करता है। यानी कि हार्ट हमारा मेडअप होता है मायोकार्डियल मसल से या फिर सेल से, जिसको हम कार्डियक सेल बोलते हैं। और इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपने आप अपने हार्ट को रिदम कर सकते हैं, यानी कि धड़का सकते हैं, अपने आप उसको पंप करवा सकते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। तो ऑटोमेटिक, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब वर्डिंग यूज़ करते हैं। जो करंट जनरेट होता है ना उसको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोल देते हैं। तो हार्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप से इटसेल्फ उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट कर सकता है और जो हमारा हार्ट है उसको धड़का सकता है, यानी कि ऑटोमेटिक पंप करेगा। और जब पंप करेगा तभी हमारा ब्लड है जो पूरी बॉडी में हमारा बहेगा जाके। ठीक है, सिंपल फंडा होता है। बाकी इसमें ये हमारा जो होता है जनरेट होता है, उसके लिए हमारे 4 एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इसमें एक हमारा
होता है एसए नोड, एक होता है एबी नोड, एक होता है बंडल ऑफ हिट्स और एक हमारा होता है परकिंजे फाइबर, यानी कि परकिंजे या परकिंजे फाइबर इसको बोल देते हैं। और ये 4 ऐसे एलिमेंट है जिनकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो यहाँ पे पंपिंग एक्शन शो करता है और इसीलिए इसका नाम यहाँ पे क्या होता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, करंट के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये चीज़ हमारी काम कैसे करेगी, उसमें करंट फ्लो हमारा कहाँ से आ रहा है। तो ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में हमारे इन्हीं 4 की वजह से होता है। अब एक एक करके चलो सबके बारे में समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया है जो हमारा थोड़ा थोड़ा हार्ट से मिलता जुलता है। अगर आप गौर करोगे तो ये वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में उठा के रख लिया है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा दिख रहा होगा। अब जो हमारा इधर था वही बात फंडा, कुछ भी अलग नहीं करना। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, इधर वाले राइट इधर वाले लेफ्ट, और यहाँ पे ऊपर वाले हमारे एट्रियम नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल। अब यहाँ पे जो हमारा राइट एट्रियम होना है इसी के पास में एक हमारा एस ए नोड प्रेजेंट होता है। अब एस ए नोड हमारा वो एलिमेंट है जिसको हम पूरे हार्ट का पेस मेकर बोल देते हैं, यानी कि इट इज़ द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है ना कि जो एस ए नोड है उसके पास ये ताकत होती है, यही एक्चुअल में वो फंडा है जो हमारे पूरे हार्ट में ऑटोमेटिक करंट को जनरेट कर रहा है। तो एस ए नोड यहाँ पे क्या करता है कि ये करंट को ऑटोमेटिक जनरेट करता है। और ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम के सबसे ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे हमारे ये प्रेजेंट होता है। और एसए नोड क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को खुद से जो है जनरेट करता है। यहाँ पे यही सारी बातें लिखी हैं, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल क्या होती है, क्योंकि एक तरह से इसको साइनस नोड बोल देते हैं हम, और दूसरा ये एट्रियम वाले पार्ट में होता है इसीलिए इसको एट्रियल वर्ड बोला जाता है। और नोड मतलब एक ये एलिमेंट है, तो इसको साइनो एट्रियम नोड बोल देते हैं। और ये राइट एट्रियम के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब समझो कि आगे फंडा होता कैसे है। तो ऐसे नोड यहाँ पे क्या करेगा, करंट को जनरेट करता है। और जब ये करंट को जनरेट करता है तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रिक इंपल्स कुछ इस तरह होते हुए क्या आते हैं, हमारे ए बी नोड की तरफ आते हैं। तो ए बी नोड हमारा सेकंड एलिमेंट होता है इस पूरे कंडक्शन सिस्टम का। और जो हमारा इस तरफ आपको यहाँ दिख जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा जो करंट था वो ऐसे नोड से होता हुआ हमारा इधर आएगा और ऐसे आएगा और हमारे ए बी नोड पे चला जाता है। अब जो ए बी नोड है इसको हम सेकंड यानी कि यहाँ पे दूसरा पेसमेकर बोलते हैं। और जब कभी किसी व्यक्ति का क्या होता है, ऐसे नोड अगर खराब हो जाता है तो उस टाइम पर ये ए बी नोड है वो उसको सपोर्ट देता है। और आप लोगों ने आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में सुना होगा, मूवीज में दिखाते हैं ना, पेसमेकर हैक कर लिया और उसको आर्टिफिशियल हार्ट अटैक दे दिया। तो ये जो पेसमेकर होते हैं अगर हमारा ये खराब हो जाता है तो उसकी जगह हम यहाँ पे फिट कर देते हैं ये वाला। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर दोनों खराब हो गए तब भाई बहुत ही मामला गंभीर हो जाता है। तो हम एक आर्टिफिशियल लगा सकते हैं लेकिन दूसरे वाले को यहाँ पे एज अ बैकअप के लिए चाहिए होता है। तो ए बी नोड हमारा वो बैकअप की तरह काम करेगा और ये सेकंड पेसमेकर होता है हमारा। और ये राइट एट्रियम के बेस में यानी कि नीचे साइड हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी ये क्या करेगा, ये जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स है यानी कि करंट है उसको यहाँ से यहाँ पे लेगा, यानी कि ऐसे नोड से करंट को यहाँ पे ए बी नोड में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अब जब ए बी नोड्स में हमारा करंट आ गया देन यहाँ पे बीच में हमारे प्रेजेंट होते हैं बंडल, यानी कि इसको ए बी बंडल बोलते हैं या फिर इसको बंडल ऑफ हिस बोल देते हैं। तो जो बीच का हमारा पूरा एरिया है इसमें ये जो हमारे मतलब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तीसरे वाले, तो यहाँ से जो करंट हमारा आ रहा है वो ऐसे नोड से आया ए बी नोड में, और ए बी नोड से ये करंट हमारे इस बंडल ऑफ हिस में चला जाता है। और जब इस बंडल ऑफ हिस में वो करंट जाता है देन उसके बाद ये करंट हमारे यहाँ से होता हुआ बहता हुआ हमारे परकिंजे फाइबर में चला जाता है। और जब ये परकिंजे फाइबर यहाँ पे पूरा जाएगा देन उसके बाद यहाँ पे पूरा करंट हो जाता है जो फोर्थ एलिमेंट है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो करंट हमारा कैसे बहता है ये आपको समझ आ गया। अब समझ लो कि ये काम कैसे करता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो ये सोच रहा होगा कि जो हमारा हार्ट है वो एक बार में पूरा ही पिचकता है और पूरा खुलता है, तो ऐसा आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। अब समझो कि हार्ट हमारा काम कैसे करता है। तो थोड़ा मैं ऐसे में से बैलेंस बने, तो मान लो ये हमारे एट्रियम है, ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं। तो हार्ट हमारा एक्चुअल में काम कैसे करता है कि सबसे पहले हार्ट का हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो एट्रियम है वो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारे जो ब्लड है जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। यानी कि जब हमारा ये पिचकता है तो सारा का सारा ब्लड हमारा इस वाले पार्ट में यानी कि इधर और इधर चला जाता है। और जब इधर और इधर ब्लड आ जाता है देन हमारा ये ऐसा ही है, थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे रिलैक्सेशन में ये आने लगता है। लेकिन उस टाइम पर जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा पूरा ब्लड आ जाता है देन उसके बाद हमारे ये नॉर्मल हो जाता है और थोड़ा थोड़ा नॉर्मल, और ये वाले हमारे पिचकते हैं। और जब ये हमारा पिचकेगा यहाँ पे यानी कि ये दबेगा, तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पाइप्स कनेक्ट है वो क्या करेंगे, राइट वेंट्रिकल से हमारे जाएंगे लंग्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे जाएंगे यहाँ पे बॉडी की तरफ। यानी कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों की एक साथ सर्कुलेशन होती है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा हार्ट है वो अपर और लोअर यानी कि ऊपर और नीचे वाले हिस्से के साथ ये होता है हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। सबसे पहले हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होते हमारे जितना ब्लड है वो यहाँ से इधर आ जाता है, यहाँ से इधर आ जाता है, और उसके बाद हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से
हमारे लंग्स में जाएगा और यहाँ से हमारी बॉडी में जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पूरी बॉडी में जाने के बाद जब लौट के आएगा देन हमारे इसमें और इसमें ब्लड जैसे ही आ जाएगा ये चीज़ हमारी फिर से फूल जाती है और ये पिचकी हुई हैं और देन इससे ब्लड जाएगा तो ये पिचक जाएंगे, ये हमारे फूल जाएंगे क्योंकि इसमें ब्लड आ गया। और इसीलिए जो आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पर हमारे वॉल्व लगे होते हैं, इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, इधर बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये इसीलिए होता है कि जैसे मान लो यहाँ से ब्लड चला गया और इधर आया तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट यहाँ पे हम इसको पिचकाएंगे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट को तो हमारा ब्लड का प्रेशर आएगा, तो वो ब्लड के प्रेशर से हमारा जो ब्लड है वो फिर से ऊपर ना चला जाए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारा यहाँ पे होता है कि ये ब्लड हमारा फिर से क्या होता है नीचे ही जाए। तो इसीलिए ये वाले वॉल्व हमारा इधर से ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसीलिए इनको वॉल्व बोलते हैं जो ऑटोमेटिक इधर से बंद हो जाएंगे और सारा ब्लड हमारा जो है नीचे ही जाएगा। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो इधर हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड वाला और इधर होता है हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ट्राई मतलब ट्रिपल सेफ्टी है कि यहाँ से हमारा ब्लड कैसे भी एक बूंद भी ऊपर ना जाए क्योंकि ये भाई CO2 वाला ब्लड है और ये हमारा ऑक्सीजन वाला है, तो यहाँ पे डबल होता है यानी कि इतने से काम चल जाती है। यानी कि अगर आप नोटिस करोगे तो भाई ऊपर वाले ने सारा कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक बना के भेजा, एक एक चीज़ की व्यवस्था करके भेज दिया, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको हम जो है कंडक्शन सिस्टम से समझ लेते हैं कि आखिर ये इससे कनेक्टेड कैसे है। तो देखो यहाँ पे ऐसे नोड में सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे करंट जनरेट होगा तो वो हमारा डायरेक्टली इधर से होता हुआ हमारा जाता है AB नोड में ऐसे ऐसे यानी कि पूरे एट्रियम में होता हुआ जाता है और इधर से होता हुआ हमारा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि यह जाएगा अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है हमारा तो वो करंट हमारा यहाँ पे मान लो AB नोड है तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और ये इधर से होता हुआ यानी कि लेफ्ट एट्रियम से भी होता हुआ हमारा करंट ऐसे जाएगा। तो इस तरह ये पूरे हमारे आर्क बनाते हैं और इस तरह करते करते हमारे ये AB वाले यहाँ पे AB नोड पे आता है। तो अब इससे क्या होता है कि जब हमारा करंट यहाँ से यहाँ पे आ रहा होता है तो उस टाइम पर हमारे जो एट्रियम है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि इधर करंट है तो ये हमारे यहाँ पे पिचक जाते हैं। यानी कि ऐसे नोड से AB नोड के बीच जब करंट होगा तो उस टाइम पर हमारे एट्रियम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद सारा ब्लड हमारे नीचे आ गया और उसी टाइम पे हमारा जो करंट है वो यहाँ पे बंडल ऑफ हिस में चला जाता है यानी कि बीच वाले पार्ट में और बंडल ऑफ हिस से वो करंट तुरंत ही हमारा परकिंजे फाइबर में चला जाता है। और परकिंजे फाइबर अगर नोट करोगे तो वो हमारा ऐसे और ऐसे होता है। तो जब हमारा करंट क्या होता है इधर से इधर दोनों की तरफ आ जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो इधर से हमारा करंट इधर पहुंच गया तो जब इधर आया तो अब हमारे वेंट्रिकल्स के ऊपर करंट आ गया तो इसीलिए अब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब वेंट्रिकल्स हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा जो ब्लड है वो यहाँ से जाएगा लंग्स की तरफ और यहाँ से जाएगा हमारा बॉडी की तरफ। तो इस तरह पूरा हमारा कंडक्शन सिस्टम वाला फंडा यहाँ पे काम करता है। तो अब यहाँ पे आपको दो बातें समझ आई कि यहाँ पे जो हमारा हार्ट है वो एक बार में पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होता, ऊपर वाला पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे हमारा ब्लड। और एक साथ हमारे ये राइट वाला पार्ट एक साथ काम करेगा, लेफ्ट वाला यानी कि ऊपर से दोनों ब्लड नीचे आ जाएगा और इधर से एक साथ जाएगा, यानी कि ये दोनों एक साथ हमारे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो करंट है वो भी हमारा इसी तरह बहता है, यानी कि जब करंट हमारा इधर से AB नोड ऐसे नोड से AB नोड पे जाएगा तब हमारे एट्रियम कॉन्टैक्ट होंगे और जब करंट हमारा इधर से इधर और ऐसे जाता है तब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट होते हैं। तो ये सारा फंडा हमारा कनेक्टेड है, यानी कि हार्ट का देखोगे तो एक एक चीज़ हमारी यहाँ पे पूरी की पूरी कनेक्टेड है एक दूसरे से। बाकी सबके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो अगर टाइम टेकन के बारे में बात करें तो जो चीज़ मैंने आपको बताई ना वो मैंने एक एक मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे एक सिंगल टॉपिक भी आपके लिए मैंने कवर किया और उसका एक एक नोट यानी कि एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिख दी है। ऐसे से AB में गया और राइट लेफ्ट और राइट से गया और इस पूरे में हमारा 0.1 सेकंड का टाइम लगता है और उसके टाइम पर क्या हो जाएगा उतनी देर में कि जो हमारा ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, पूरे संडा पूरा फंडा लिखा है। उसके बाद यहाँ से AB नोड से हमारा करंट यहाँ पे बंडल ऑफ हिस्से लेकर परकिंजे फाइबर में जाता है और ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है इसलिए इसमें 0.3 सेकंड का करीब टाइम लग जाता है और इस पूरे टाइम में हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये होंगे। और उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल इधर आ गया था तो इधर से हमारा लंग्स में जाएगा, ये हमारा CO2 वाला ब्लड है। और जो हमारा लेफ्ट से इधर आ गया था तो ये हमारा बॉडी में जाएगा और ये हमारा ऑक्सीजनेट वाला है, यानी कि ये हमारा CO2 वाला और ये हमारा ऑक्सीजन वाला है। तो सारा फंडा आपको यहाँ पे क्लियर होता हुआ होगा। अब हम बात करें यहाँ पे हार्ट बीट के बारे में, तो हार्ट बीट एक्चुअल में क्या होती है, तो भाई धड़कन है हमारी, धक 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 जो आपको यहाँ सुनाई दे रही है वो हमारी होती है। तो ये हमारी एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है हमारे पूरे हार्ट की, यानी कि जो हमारा हार्ट है ना वो यहाँ पे जो धड़क रहा है बार बार धड़क रहा है यहाँ पे, तो वो कितना धड़क रहा है यानी कि लिमिटेड है। तो 1 मिनट में करीब हमारा 70 से 72 बार ये हमारा दिल धड़कता है, यानी कि हार्ट बीट होती है। और एक हार्ट बीट हमारी कंप्लीट कब होगी, जब हमारा पूरा करंट एक ऐसे नोड से होता हुआ पूरा मतलब परकिंजे फाइबर तक जाएगा और हमारा जो एट्रियम है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से लेके हमारा पूरा वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन तक
और उसके बाद हमारा इसमें रिलैक्सेशन होगा, यानी कि एक बार यहाँ से हमारा ब्लड गया इसमें और इधर से ब्लड गया इसे वापस, और उसके बाद हार्ट हमारा फिर से नॉर्मल स्टेज में आता है, तो उस नॉर्मल आने को हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो इस पूरे कंप्लीट को हम एक साइकिल बोलते हैं, यानी कि पहली बीट से लेकर लास्ट जब वो बीट पूरी खत्म हो रही है उसको हम एक कंप्लीट हार्ट बीट बोल देते हैं, ठीक है। बाकी इसको रेगुलेट कैसे करेंगे ये शॉर्ट में था तो मैंने यहाँ लिख दिया कि इसके रेगुलेशन के लिए हमारे दो सिस्टम आते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट करना है, तो ऑटोमेटिक में हमारे एक आते हैं सिंपैथेटिक, एक आते हैं पैरासिम्पैथेटिक, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब वो नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, जैसे हमारा डाइजेशन होना, हमारे हार्ट रेट यानी कि दिल का धड़कना, तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक में जो सिंपैथेटिक वाला है ये एक्चुअल में क्या करेगा, आपको पता है कि ये फियर, फाइट और फ्लाइट के काम आता है। आप लोगों ने प्रीवियस वाली वीडियो यानी कि पेरिफेरल में अच्छे से पढ़ा था। तो सिंपैथेटिक क्या करेगा कि ये भाई और वैसा है, फियर, फाइट, फ्लाइट वाला है। तो इस केस में क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट बीट बढ़ती क्यों है, क्योंकि इस टाइम पर हमारा जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है वो रिलीज हो जाता है, और इसकी वजह से हमारी एस्ट्रो नोड में डीपोलराइजेशन यानी कि करंट की संख्या बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक वाला हमारा क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात करें तो ये पैरासिम्पैथेटिक है जो नॉर्मल स्टेज में लेके आता है। तो नॉर्मल में क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है जो बढ़ गया था वो हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और इसमें एसिटाइल कोलिन हमारा हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे इसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो सिंपैथेटिक फियर फाइट जो बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक जो कम करता है। कुछ भी फंडा नहीं है, इसमें एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, इसमें एसिटाइल कोलिन होता है। एवरेज हार्ट बीट हमारे 70 से 72 पर मिनट होती है, ठीक है। और हार्ट बीट हमारे एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है जो हमारी यहाँ पे कंटिन्यूस चलती रहती है। तो अब हम अगर बात करें यहाँ पे, तो हमने हार्ट की एनाटॉमी और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, फिर यहाँ पे हमने कंडक्शन सिस्टम, हार्ट बीट, ये सब पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल, लेकिन यहाँ पे एक और टॉपिक समझ लेते हैं, कार्डियक साइकिल और कार्डियक आउटपुट, क्योंकि ये हमारे इसी हार्ट के कंडक्शन सिस्टम से कनेक्टेड है। तो इसको समझने के बाद हम यहाँ पे अपने ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल के बारे में, देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा खुद का बीपी इतना हाई हो गया, देखो यहाँ पे 111 यहाँ पे हो गया भाई साहब, बोलना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, चलो कोई नहीं। तो अब हम बात करें अगर कार्डियक साइकिल के बारे में, तो ये क्या होती है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो हार्ट है उसका पूरा काम क्या है कि यहाँ से हमारा लंग से ब्लड आया इधर, और इधर से जाके पूरा ब्लड, ये पूरा एक सर्कल होगी, ठीक है। तो एक सर्कल यानी कि जब एक बार इसने पूरे ब्लड को यहाँ पे भेज दिया, उससे लेके मान के स्टार्टिंग ऑफ 1 बीट टू एंड ऑफ 1 बीट, यानी कि जब से एक बीट मान लो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो इस एक बीट के स्टार्टिंग से लेके जब दूसरी बीट हमारी स्टार्ट होगी, तो इस पूरे बीच का टाइम हमारा एक साइकिल कहलाता है। मतलब कार्डियक साइकिल मतलब हमारे हार्ट की साइकिल है यहाँ पे कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट इन द हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1 हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट के शुरू होने से दूसरी हार्ट बीट जब शुरू हो रही तो उसके बीच का जो पूरा इवेंट है वो हमारा कहलाता है कार्डियक साइकिल। और ये एक्चुअल में वही टाइम है जिसमें एक बार में पूरा हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन दोनों चीज़ें कर देता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्सेशन हमारी ऑरिकल्स यानी कि जो एट्रियम है इन्हीं को ऑरिकल्स बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो टोटल टाइम लगता है वो हमारा होता है कार्डियक साइकिल होता है। और ये अप्रॉक्स हमें 0.8 सेकंड का टाइम यहाँ पे लगता है। और एवरेज जो हमारी हार्ट बीट है वो 72 बीट पर मिनट होती है, यानी कि एक मिनट में 72 बार हमारा दिल लगभग जो है यहाँ पे धड़कता है। और हिसाब लगाओगे तो एक जो हमारी हार्ट बीट है वो हमारी लगभग 0.8 सेकंड में यहाँ पे हो रही है। और इसका मतलब क्या है कि 0.8 सेकंड में ये पूरी साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है, एक बार सर्कुलेशन हो जाती है। यानी कि आप देख सकते हो कि कितना जल्दी हो रहा है, पूरा एक सेकंड भी नहीं लग रहा। और वो एक सेकंड से पहले ही पहले हमारा जो ब्लड है वो पूरा पूरा हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, बॉडी में आएगा, बॉडी से राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर से हमारा लंग्स में पहुँच जाएगा। और लंग्स में पहुँचने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन CO2 छोड़ के और फिर से यहाँ जाएगा। तो ये कंप्लीट एक साइकिल में हमारी एक सेकंड भी कंप्लीट नहीं लगती, 0.8 सेकंड में हमारा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्डियक साइकिल है उसको फर्दर हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी होती है एट्रियल सिस्टोल, एक हमारी होती है वेंट्रिकल सिस्टोल, और थर्ड हमारी होती है कंप्लीट डायस्टोल, ठीक है। और सिस्टोल कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। और सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, जब मैंने आपको बताया कि जब हमारे ये जो एट्रियम है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन है, और इधर करेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे एट्रियम सिस्टोल हो गया, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। और इधर वाले करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और डायस्टोल का मतलब होता है कि अब ये फिर से रिलैक्स होंगे, अपनी नॉर्मल
पोजीशन में आएंगे तो रिलैक्सेशन के लिए हमारा वर्ड डायस्टॉल यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, बाकी एट्रियल सिस्टोल में हमारे 0.1 सेकंड लगेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.3 सेकंड, क्योंकि वेंट्रिकल्स के लिए हमारा टाइम ज़्यादा होता है और ये मैंने आपको पहले बता भी दिया था। देखो 0.1 सेकंड, ठीक है, ये भी अब यहाँ से यहाँ तक आने में ये 3 चीज़ें होती हैं, इसलिए 0.3 सेकंड। और इसमें वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल्स के ऊपर लोड भी ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो एट्रियम का क्या फंडा है, सिंपल। एट्रियम में क्या है, जो हमारा ब्लड है वो राइट से लेफ्ट, राइट एट्रियम से राइट वेट्रियम में वेंट्रिकल्स में भेजना है और इधर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना है। लेकिन जो ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं इनके पास कितना काम है कि भाई इसको पूरी बॉडी में पंप करना है ब्लड को, यानी कि देख रहे हो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, और इसको लंग्स में पंप करना है, यानी कि हार्ट से हमारा बाहर भेजना है। तो इनको तो ज़्यादा टाइम लगना ही था और ज़्यादा प्रेशर भी लगता है, तो इसीलिए थोड़े एक तो हमारे मोटे वाले से बने होते हैं, थोड़ी सी मोटी लेयर होती है यहाँ पे और थोड़े से मजबूत होते हैं और इसीलिए इनका साइज़ भी थोड़ा सा क्या है हमारा बड़ा होता है यहाँ पे। तो ये पूरा फंडा आपको समझ आ गया होगा और एग्जाम में आता है तो ये शॉर्ट में 5 नंबर में अगर आता है तो ये सारी चीज़ें आप लेके आ सकते हो। बाकी बात करें यहाँ पर एट्रियल, तो तीनों का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो एट्रियल सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी हार्ट मसल्स की, और किसकी होती है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की, यानी कि ये दोनों पार्ट हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसको हम एट्रियल सिस्टोल बोल देते हैं। और ये कब होगा, जब हमारे ऐसे नोड यहाँ पे स्टिमुलेट होंगे और ऐसे नोड हमारे जब तक ए बी नोड के पास पहुँचते हैं उतनी देर में हमारे ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स का होता है, और ये कब होंगे, जब हमारा ए बी नोड्स में करंट आ जाता है और वो ए बी नोड हमारे करंट को आगे पास करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जब वेंट्रिकल्स हमारे सिस्टोल होते हैं, सिस्टोल मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे हमारे 2 वॉल्व होते हैं। अगर आपको याद हो मैंने क्या बताया, राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल्स में आता है तो इधर हमारा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब हमारा यहाँ से ब्लड निकल के इधर वेंट्रिकल्स में पहुँच जाता है ना, तो उसके बाद ये वॉल्व हमारा क्लोज होता है। तो जब ये वॉल्व हमारा क्लोज होता है ना, तब हमारी साउंड आती है, उस साउंड को हम बोलते हैं लब, यानी कि लब साउंड होती है। और यहाँ से अब देखो आगे क्या होगा, सेकेंड हमारा होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसको हम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे एक तरह से। तो इसमें जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा ब्लड में और राइट वेंट्रिकल से इधर चला जाएगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल्स है वो हमारा ऑर्टिक वॉल्व से जाता है, ऑर्टिक वॉल्व। अगर आपको याद हो मैंने 4 वॉल्व के बारे में आपको बताया था, तो देखो यहाँ पे जो हमारी ये ऑर्टिक वॉल्व है इसके थ्रू जाता है और इधर हमारी पल्मनरी वॉल्व के थ्रू जाता है। तो जब इन वॉल्व के थ्रू जाता है, तो जब हमारे ये पल्मनरी और ऑर्टिक वॉल्व बंद होते हैं तो उस टाइम पर हमारा साउंड आता है डब। तो इस तरह हमारे ये लब एंड यहाँ पे डब, 2 तरह के साउंड हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं, और इसी लब डब साउंड को हम हिंदी में जो है धक धक बोलते हैं कि दिल धक धक करने लगा। तो ये लब डब साउंड एक्चुअल में होता है जो हमारे वॉल्व के बंद होने से आता है, और उसी बंद होने के साउंड से हम अपने हार्ट को धड़कना बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है। बाकी वेंट्रिकल सिस्टोल में हमारे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जो हमारे ये दोनों हमारे क्या होंगे, पिचकेंगे और निकल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमारा होता है कंप्लीट डायस्टोल, और इसमें होगा, अब हमारा हार्ट ब्लड जो है एट्रियम से निकल गया, वेंट्रिकल से निकल गया, अब ये हमारे रिलैक्सेशन मोड में जाएगा, जब हार्ट हमारा रिलैक्स करके पहले की तरह होगा। और उस चीज़ को टोटल हमारे 0.4 सेकंड लग जाते हैं, और उसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों हमारे रिलैक्स करते हैं। यानी कि जब हमारा ब्लड हार्ट में ना होकर इधर उधर पूरा हमारा ट्रांसफर कर रहा है, और उस टाइम को हम यहाँ पे मतलब कंप्लीट डायस्टोल बोल देते हैं। तो ये पूरा यहाँ तक हमारी साइकिल कंप्लीट होती है, कार्डिक साइकिल, जिसमें 3 स्टेज हो गए, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल। तो आई होप आपको कार्डिक साइकिल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट यहाँ बात करते हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो इट इज डिफाइंड इट द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इन द आउटर परमुलर, यानी कि अब ये कार्डियक आउटपुट एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो आपको क्या पता है कि जो हमारा मेन ब्लड है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी में जा रहा है। ठीक है, और किसके थ्रू जाता है, यहाँ पे ऑर्टा के थ्रू जाता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है। तो जब यहाँ से जो हमारा ब्लड, कितना ब्लड यहाँ से पास हो रहा है 1 मिनट के अंदर, उस वाले ब्लड को हम यहाँ क्या बोल देते हैं, कार्डियक आउटपुट बोल देते हैं। यानी कि कार्डियक आउटपुट इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पास थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द बॉडी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में कितना ब्लड पंप किया जा रहा है, यही तो हमें पता लगाना है, और उसी को हम कार्डियक आउटपुट बोलते थे। यानी कि हमारा हार्ट कितने ब्लड को बाहर कर रहा है, आउट कर रहा है, और आउट हमारा ये वाला, क्योंकि ये तो फिर से लंग्स में जाके अंदर ही आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका ये है, बाकी इसका फॉर्मूला क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा होता है 70 ml, ये एक मतलब गिनी हुई पहले से है, और इसका मतलब क्या होता है कि लगभग जो हमारा ये पूरा का पूरा हमारा हार्ट है वो यहाँ पे 1 बीट में, यानी कि जब एक कंप्लीट साइकिल होती है तो उसमें लगभग हमारे यहाँ पे 70 ml ब्लड को यहाँ पे क्या करता है, ये पंप करता है। यानी कि एक बार में हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो यहाँ से 70 ml ब्लड को यहाँ पे पंप करेगा, और अप्रॉक्स हमारी 72 बार मतलब हार्ट बीट होती है, हार्ट रेट होती है 72 बार धड़कता है। तो इसमें देखा जाए तो हमारा जो पूरा ब्लड हो गया वो 1 मिनट में कितना हो गया, 5040, यानी कि अप्रॉक्स हमारा 5 लीटर हो गया।
यानी कि अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो हार्ट है वो जितना हमारी बॉडी में ब्लड है ना उसको अप्रॉक्स 1 मिनट में ही पंप कर देता है। यानी कि हमारा हार्ट इतना ज़्यादा हाई वर्किंग है कि वो 1 मिनट के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड को पूरा पंप कर रहा है, बार बार इधर उधर भेज रहा है। यानी कि बार बार इस पूरे में से 1 लीटर ब्लड को सिर्फ 1 मिनट में ही पंप कर दे रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो ये वही है, ब्लड ऑफ पंप वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई द हार्ट पर हार्ट बीट। यानी कि एक हार्ट बीट में कितना ब्लड यहाँ पे भेजा जा रहा है वो था, और इनटू हम 1 मिनट में कितना करते हैं तो 72 बार हार्ट बीट होती है। यानी कि टोटल हमारा लगभग 5 लीटर ब्लड है जो हम 1 मिनट में पूरे बहा देते। तो आई होप आपको अब तक जो है सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। तो हमने जो है हार्ट एनाटॉमी, ब्लड सर्कुलेशन, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हमारी बारी आती है यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में, और ब्लड वेसल्स के बाद हम इसी से कनेक्टेड है हमारा ब्लड प्रेशर, इसके बारे में बात करेंगे। देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और डिसऑर्डर ऑफ हार्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और इसी के साथ हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। ऑलरेडी हमारी वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है, बाकी कितने लोग हैं जो अब तक देख रहे हैं वो कमेंट करके बताओ। बाकी चलिए ब्लड वेसल्स के बारे में अब जो है बात करते हैं। अब देखो हमने क्या देखा था कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। दो सिस्टम हमारे, एक हमारा होता है कार्डियो जो हार्ट से कनेक्टेड है, और एक हमारा था वास्कुलर जो हमारे ब्लड वेसल से कनेक्टेड था। अब हमने हार्ट के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें पढ़ ली हैं। अब हमारी बारी आती है ब्लड वेसल्स के बारे में। और ब्लड वेसल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारा जो ब्लड है वो पूरे के पूरे बॉडी में यहाँ पे बह रहा होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज आर आल्सो द मेन पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दैट फॉर्म द क्लोज्ड स्ट्रक्चर सर्किट ऑफ ट्यूबल्स। यानी कि ये हमारे एक तरह से ट्यूब का एक क्लोज सर्किट होता है, और इसके अंदर हमारा ब्लड बहता है, और ये ब्लड हमारा हार्ट से बहेगा पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से वापस आएगा हमारे हार्ट में। तो इस तरह हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो एक पाथ मतलब तैयार करते हैं जिसमें हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पे बहता रहता है। तो ब्लड वेसल्स नॉर्मली हमारे इस तरह देखने में मिलेगा आपको, और इसके अंदर हमारा ब्लड पूरा का पूरा यहाँ पे बहता रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये 3 लेयर से मिलकर बना है। यानी कि ये भी फर्दर हमारा 3 लेयरों से मिलकर बना है। इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसका नाम होता है ट्यूनिका एडवेंटिटिया। यानी कि नाम ऐसे ही है, तो ट्यूनिका एडवेंटिटिया ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये कंपोस्ट होती है हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू से, और इसमें थोड़ी आर्टरीज वगैरह भी हमारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारी लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया हमारी सबसे मोटी, थिकेस्ट और मिडिल लेयर होती है, और इसमें स्मूथ मसल्स, इलास्टिक फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू हमारे प्रेजेंट होते हैं। और सबसे अंदर वाली इनर लेयर हमारी होती है ट्यूनिका इंटिमा। तो ट्यूनिका इंटिमा हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जो हमारी ये होती है। ठीक है, बाकी ये होलो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो आपको ये दिख रहा होगा ये एक्चुअल में हमारा होता है ल्यूमन वाला पार्ट, और इसी में हमारा ब्लड जो है बहता है। यानी कि जो अंदर की ये चीज़ हमारी है ना ल्यूमन, यही हमारी ल्यूमन क्या है, जो ये वाला पार्ट है, और इसी के अंदर हमारा ब्लड पूरा का पूरा बहता है। और इससे पहले ब्लड वेसल्स की हमारी इतनी मोटी लेयर होती है, ये यहाँ पे आपको मैंने स्ट्रक्चर में बना दिया, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। यानी कि ट्यूनिका एडवेंटिटा, मीडिया, इंटिमा तीनों मिलाकर हमारी थोड़ी पतली होती है। ठीक है, और ये हमारी ल्यूमन होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया क्या होता है। 3 यहाँ पे लेयर होती हैं। इसके बाद बात करें तो ब्लड जो वेसल्स है हमारी वो 3 तरह की यहाँ पे पाई जाती हैं। एक हमारी होती है आर्टरी, एक हमारी होती है वेन्स, और एक हमारी होती है कैपिलरी। जो हमारी आर्टरी है ना ये हमारी सिंगल है, और इसी को अगर लॉन्ग में, यानी कि बहुत सारी आर्टरी के बारे में बात करें तो इसी को आर्टरीज बोल देते हैं, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो आर्टरीज हमारी कौन सी होती हैं? दीज आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी एंड फ्लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारा जो हार्ट है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को भेजने का काम करता है। यानी कि यहाँ से ऑर्टा, जो मैंने आपको बताया ये ऑर्टा और ये ऑर्टा, इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। तो आर्टरी एक्चुअल में हमारी वो ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस भी है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जब हमारे हार्ट के बारे में बात हो रही थी, तो ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये इकलौती हमारी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और ये इकलौती हमारी ऐसी वीन्स हैं जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो जो हार्ट से हमारी कनेक्ट है इसको आप छोड़ देना है इसमें लॉजिक, क्योंकि अगर ये लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस हार्ट वाली जो हमारी आर्टरी और वीन्स हैं ये उल्टा काम करती हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज या वैसा वीन्स कनेक्टेड हैं, तो जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं वो सारी की सारी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं, और हमारी पूरी बॉडी में भेजने का काम यहाँ पे कौन करती हैं? यही करती हैं। यानी कि सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारी बॉडी में जा रही है, और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो हमारा ब्लड जा रहा है तो वो हमारा किसके थ्रू जाता है? हमारा आर्टरीज के थ्रू जाता है। यानी कि सारा कुछ कनेक्ट है, बस बीच बीच की चीज़ आपके लिए खुलती जा रही है। तो आर्टरीज के बारे में आपको पता लग गया। अब देखो ये जो हमारी आर्टरीज है ना, ये फर्दर 2 पार्ट्स में हम यहाँ बोल सकते हैं। एक हमारी होती है ऑर्टा और एक हमारी होती है आर्टरियोल्स। अब ऑर्टा हमारी क्या होती है? इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरी ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट। अब ऑर्टा के बारे में मैंने आपको बता दिया
ये आपको यहाँ दिख रही होगी। तो ऑर्टा हमारी सबसे लार्जेस्ट वाली आर्टरी होती है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये ऑर्टा वही है जिसके बाद हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से ब्लड हमारा इसी ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो ऑर्टा हमारी क्या कर रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजन वाले ब्लड को ही तो ऑर्टा अपने अंदर कंटेन कर रही है और उस ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में भेज रही है। तो इसीलिए जो ऑर्टा हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी हो जाती है। और आर्टरीओल्स मतलब क्या होती हैं, अब जो आर्टरीज है मान लो, तो वो पूरी बॉडी के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे मान लो हमारा हाथ हो गया या जो नसें हमारी हो गई, तो भाई जरूरी तो नहीं है कि जो हमारी आर्टरीज हैं वो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंच जाए, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि जैसे हमारे बॉडी की उंगलियां हो गई तो वहां से भी ब्लड निकलता है, तो वहां पे बहुत ही पतली माइनर हमारी आर्टरीज होती हैं, उनके थ्रू हमारा ब्लड पहुंचता है। तो छोटी जगह के लिए हमारी छोटी जो आर्टरीज होती है उसी को हम आर्टरीरियोल्स बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल फंडा हो गया। उसके बाद ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपके लिए लिख दी कोरोनरी आर्टरी। तो ये हमारी स्पेशल टाइप की आर्टरीज हैं जो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन या फिर ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं हमारे हार्ट को, यानी कि ये वो वाली हमारी आर्टरीज है जो हमारे हार्ट को खुद से, मतलब जो हार्ट है हमारे उसको भी तो भाई ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी तो ब्लड चाहिए, तो उसको हमारी ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। तो आर्टरीज हमारी सिंपल जो ऑक्सीजन वाला ब्लड अंदर कैरी करती हैं। वीन्स के बारे में बात करें तो वीन्स हमारी वो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है, और वो क्या करेंगे, वो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हमारे क्या करेंगे, हार्ट से लंग्स के पास पहुंचाने का काम करती हैं। यानी कि यहाँ पे आपको जो दिख जाएगा जैसे, तो यहाँ पे जैसे ये है हमारा इंफीरियर वेना कैवा हो गया, सुपीरियर वेना कैवा हो गया, तो ये हमारी वो ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करेंगी, डीऑक्सीजन वाला ब्लड लेंगे और इसके थ्रू हमारा राइट एट्रियम इसमें आ जाता है। तो ये हमारी कौन सी होती हैं, वीन्स हमारी वो होती हैं जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड पाया जाता है, ठीक है। बाकी ये भी फर्दर हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो एक हमारी है वेना कैवा, ये हमारी सबसे लार्जेस्ट वीन्स है, जैसी हमारी ऑर्टा होती है, और ये हमारे ब्लड को क्या करेगी, हार्ट के पास भेजने का काम मतलब करती है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है वेन्यूल्स। तो जो वेन्यूल्स हैं वो हमारी स्मॉल वीन्स हो गई जिसका डायमीटर छोटा होगा, सिंपल है। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। तो ये हमारी क्या होती हैं, ये भी ब्लड वेसल्स है, लेकिन ये वो हैं जो हमारी वीन्स और आर्टरी दोनों को कनेक्ट करती हैं। अब चलो डायग्राम से हम दोनों के बारे में बहुत अच्छे समझ लेते हैं, अगर आपको समझ ना आई होगी तो देखो, जो हमारी सबसे बड़ी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्टा बोल देते हैं। क्या बोलते थे, ऑर्टा। और ये हमारी जो ऑर्टा है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं, और जो हमारी वेना कैवा है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को कैरी करती है, ओके। अब ये जो ऑर्टा है वो फर्दर हमारी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो जैसे आपको ये दिख रही होंगी चार छोटी छोटी, तो इसको हम बोल देते हैं आर्टेरियल्स, यानी कि ये फर्दर हमारी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं। अब जो हमारी वेना कैवा है ये फर्दर हमारी छोटे में डिवाइड होती है, इसको हम वेन्यूल्स बोल देते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रही होगी ये छोटे छोटे में डिवाइड्स हो गई, ठीक है। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, यानी कि ये आर्टेरियल्स और ये वेन्यूल्स हमारे यहाँ पे इस तरह कनेक्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जहाँ पे ये दोनों कनेक्ट है, इस वाले पार्ट को हम कैपिलरी बोल देते हैं। तो कैपिलरीज हमारी वो ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टेरियल्स और वेन्यूल्स दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। अब बात आती है भाई आर्टरीज और वेन्स कहाँ गई, तो ऑर्टा, आर्टरीज, ये दोनों एक्चुअल में हमारे टाइप्स हैं, लेकिन दोनों की दोनों हमारी होती क्या है, एक्चुअल में आर्टरीज होती हैं। इसी तरह जो हमारी वेना कैवा और वेन्यूल्स हैं ये हमारी एक्चुअल में टाइप्स हैं, और ये दोनों क्या होती हैं, हमारी वेन्स होती हैं। यानी कि आर्टरीज सिंपल यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड पाया जाए, और वेन्स सिंपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पाया जाए। तो इस तरह आप इन दोनों को अच्छे से जो है याद कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यही था हमारा सारा फंडा ब्लड वेसल्स के बारे में, और सबके फंक्शंस आपको मैंने बता दिए। आर्टरीज ऑक्सीजन वाला और वेन्स हमारे डीऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं, और भेजती वगैरह कहाँ है वो सब आपको पहले से पता है। अब हम बात करें ब्लड प्रेशर के बारे में, जो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो एग्जाम में ये कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर कभी आ जाएगा तो आप इससे अच्छे से करके आ जाओगे। तो देखो, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करें, सिंपल क्या होता है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल समझना होगा, पाइप। आपने पाइप देखे होंगे जिसमें घर में पानी वगैरह बहता है, ठीक है, सिंपल फंडा है। तो जब कोई पाइप में पानी बहता है तो जो पानी होता है ना वो उस पाइप के ऊपर प्रेशर लगाता है। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी समझ आएगा। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, ये वो प्रेशर है जो हमारा ब्लड के द्वारा लगाया जाता है। अब कैसे, तो मान लो ये ब्लैक कलर में आपको दिख रही होगी, ये हमारी पूरी ब्लड वेसल्स है, और इसके अंदर से हमारा ब्लड बह रहा है। अब जब ये ब्लड बह रहा है तो ब्लड हमारे इसके किनारों पे जाके टकराएगा, ऑब्वियसली बात है भाई, इसकी जो वॉल्स है हमारी ब्लड वेसल की, इस पे जाके टकराएगा। और जब इन पे जाके टकराएगा तो इधर क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कि भाई इस पे दबाव लगाएगा। और जब दबाव यहाँ पे लगाता है तो उसी वाले दबाव या प्रेशर को हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्लड के द्वारा हमारा प्रेशर लगाया गया है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। और ये वो प्रेशर है जो हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर क्या है, एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है। तो
ये हमारा सिंपल ब्लड प्रेशर के बारे में आपको पता लग गया और ब्लड हमारा यहाँ से बहता रहता है। अब देखो ये जो ब्लड प्रेशर है ये हमारा नॉर्मल होना चाहिए, तो ये नॉर्मल प्रेशर हमारा होता है 120/80। अब इसका फंडा क्या होता है, तो जो ऊपर वाला हमारा प्रेशर होता है ये हमारा होता है सिस्टोल का, और जो नीचे वाला प्रेशर होता है ये हमारा होता है डायस्टोल का। अब सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे जब हमारा हार्ट क्या है इसको और इसको जब प्रेशर दबाएगा तो ऑब्वियसली बात है, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी ब्लड वेसल्स है उस पर बहुत ही जोर से हमारा ब्लड आएगा, और जब जोर से ब्लड आता है तो उस टाइम पर ऑब्वियसली बात है प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए उस टाइम पर हमारा प्रेशर अप्रॉक्स हमारा होता है 100 से 120 के करीब, जिसको हम यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। यानी कि दिस ऑकर ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट, यानी कि वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस टाइम पर जो प्रेशर लगता है हमारा उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर, और ये हमारा लगभग 100 से 120 mmHg में ये डिफाइन किया जाता है, तो उसके करीब होना चाहिए। अब डायस्टोल क्या होता है, जब हमारे वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पूरा निकल जाता है उसके बाद जो नॉर्मल रेंज पे प्रेशर लगता है, यानी कि हमारे हार्ट वर्ड से प्रेशर नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल हो गया तो हमारा ब्लड यहाँ पे नॉर्मल ही बहेगा। तो जब वो ब्लड नॉर्मल बह रहा होता है यहाँ पे, तो उस टाइम पर ये प्रेशर हमारे यहाँ पे कितना लगाता है उस वाले प्रेशर को हम डायस्टोल बोलते हैं, यानी कि मिनिमम प्रेशर ऑकर ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ हार्ट, यानी कि जब हार्ट हमारा रिलैक्सेशन में होता है तो उस टाइम पर कितना प्रेशर लगता है, तो ये लगभग 60 से 80 mmHg तक होता है। तो इसीलिए इन दोनों को मिलाकर यानी कि बड़ा वाला बनाया गया है 120/80, ये हमारा इसी तरह जो है प्रेशर ब्लड प्रेशर यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये अगर लो हो जाए, यानी कि लो बीपी को हम लिखते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो जाए, यानी कि हमारा जो सिस्टोल का है वो 90 है और डायस्टोल का हमारा 60 है, तो इन दोनों से जब प्रेशर हमारा कम हो जाए तो उसको हम लो बीपी बोल देते हैं। और जब हमारा प्रेशर 140/90, यानी कि जब ऊपर हमारा 140 है नीचे 90 है और उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाई बीपी यहाँ पे बोल देते हैं। तो सिंपल देखा जाए तो हमारा वो ब्लड प्रेशर जो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा लग रहा है, और इस टाइम पर सिस्टोल के टाइम पर जहाँ पे प्रेशर हमारा 120 के बराबर हो और डायस्टोल के टाइम पे 80, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, यानी कि जब प्रेशर से हमारा ब्लड निकल रहा हो बाहर, उस टाइम पर 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जब कम हो रहा हो तो 80 के बराबर करीब होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इनका रेंज बनी हुई है, क्योंकि भाई ये परफेक्ट तो किसी का नहीं आता, तो अगर किसी का 90/60 आता है तो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम मतलब लो बीपी है, इतने को भी लो वैसे मान ही लेते हैं। और हाई बीपी मतलब क्या है 140/90, अगर किसी का 140 से ऊपर जाता है तो भाई सीरियस लेवल का उसका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। 120 से ऊपर को भी हम वैसे हाई में काउंट करते हैं, लेकिन ये बीमारी वाला हमारा हाई हो जाता है, तो इससे ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो ये दो टाइप्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अब हमारे लिए आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट कैसे करेंगे। तो देखो बहुत सारी चीज़ें सिलेबस इन चीज़ों में दे रखी थी, मैंने यहाँ पे सिंपल एक मैकेनिज्म पकड़ के समझा दिया, आप ये भी लिख के आ जाओगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो दो कंडीशन में हम इसको मैनेज करेंगे, एक लो बीपी में, एक हाई बीपी में। नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है, और ये हमारा डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। अब इसका फंडा क्या होता है, तो देखो नॉर्मली जैसे मान लो हमारी ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इसमें हमारा ब्लड बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हमारी वेजो कंस्ट्रिक्ट होता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वेजो हमारी ब्लड वेसल्स, और कंस्ट्रिक्ट मतलब होता है पिचक जाना या फिर पतला हो जाना। तो जब हमारी ये वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो इस टाइम पर क्या होगा कि हमारा ब्लड तो उतना ही है, और ब्लड जब ज़्यादा है तो उस टाइम पर अगर ये पिचक जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि भाई ज़्यादा ब्लड हमने कम छोटी जगह पे डाल दिया तो प्रेशर बढ़ गया। अब इसका एग्जाम्पल जीता ज़्यादा एग्जाम्पल देखना है, आप लोगों ने कभी पाइप से पानी तो दिया होगा भाई, खेतों में कहीं पर आपने लगाया होगा, तो अगर उस पाइप को आप आगे से इस तरह से दबाते हो, जब आप उसको प्रेस करोगे तो उस टाइम पर क्या होता है, उसकी जो नोजल है वो पतली हो जाएगी और पानी हमारा पूरा आ रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और वो मान लो अगर पानी की धार हमारी पहले इधर गिर रही थी तो ये बहुत ही ज़्यादा सीधे मतलब इस तरफ जाने लगेगी। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, पाइप को पिचका के हम उसको दबा कर उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर पाइप का डायमीटर कम हो जाए, यानी कि पाइप अगर पतला हो जाए, तो उस टाइम पर हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। तो बेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जब हमारा बीपी मान लो मतलब कम हो रहा है बहुत, और उस टाइम पर अगर बेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, पतला हो जाता है, तो हमारा बीपी जो है नॉर्मल कंडीशन में यानी कि बढ़ने लगेगा। और बेजो डायलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम उस पाइप को बड़ा कर दें, यहाँ पे जोड़ा, अब जैसे आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, उनको मोटर वगैरह में लगाते हैं बड़ी वाली पे, अगर उसको छोटे पाइप में लगाते हैं तो पानी हमारा कम होता है और डायमीटर हमारा पाइप मोटा होता है, तो उस वजह से जो पानी हमारा बहुत प्रेशर उसका नहीं बन पाता और पानी हमारा इस तरह नीचे गिरने लगता है नॉर्मली। तो ये हमारा होता है वेजो डायलेशन। वेजो मतलब ब्लड वेसल, डायलेशन मतलब चौड़ा हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझो कि इसको हम ठीक कैसे करते हैं। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना, उसमें यहाँ पे एक हमारा वेरो रिसेप्टर पाए जाते हैं, और ये वेरो रिसेप्टर क्या होते हैं एक्चुअल में,
प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर मान लो जो हमारा ब्लड वेसल्स है, यानी कि जैसे ये है, तो अगर ये पिचकी तो इसकी जो मतलब ये दबेगी हमारी, तो ये क्या करेंगे, इसको सेंस कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स है ये अगर हमारी दबती है, बढ़ती है, या इस पर जो प्रेशर लग रहा है उस सभी को क्या करेगा, ये सेंस कर लेगा और सेंस करके हमको बताएगा कि कम है कि ज़्यादा है। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में जो कैरोटिड साइनस या फिर ऑर्टिक आर्क में ये प्रेजेंट होता है, बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब समझो दोनों केस में ये कैसे काम करता है। तो अगर मान लो किसी बंदे का बीपी लो हो गया, यानी कि इन लो बीपी में क्या होगा, बैरो रिसेप्टर सेंस करते हैं कि हमारे बीपी लो हो गया, और उस टाइम पर क्या करेंगे, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को चालू कर देंगे। और जब सिंपैथेटिक सिस्टम चालू हो जाएगा, ज़्यादा मैंने डिटेल्स में नहीं लिखा, तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, फियर फाइट वाली कंडीशन है, यानी कि भाई कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन है, उस टाइम पर क्या करेंगे, ये बेजो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स को इस तरह का पतला कर देंगे। और जब बेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो हमारे जो बीपी है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और हमारा कार्डियक आउटपुट भी ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा हर चीज़ में। ठीक है, सिंपल फंडा है। फिर यहाँ पे सिंपैथेटिक बढ़ेगा तो पैरासिम्पैथेटिक डाउन होगा। तो जब पैरासिम्पैथेटिक हमारा डाउन हो जाता है तो ये हमारा वेजोकंस्ट्रिक्शन फर्दर करेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो इसका अगर पैरासिम्पैथेटिक भी बढ़ रहा होता ना तब ये वेजो डायलेशन करता है, लेकिन ये घट रहा है। इस पर ध्यान देना कि यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक है वो कम हो रहा है, और जब ये कम होगा तो ये भी वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा। आप चाहो इस वाले पार्ट को ना भी लिखो, यही बहुत है। ठीक है, तो ये भी बीपी बढ़ाएगा और ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद यहाँ पे एक रास सिस्टम के बारे में बात होती है। तो जब बैरो रिसेप्टर सेंस करेगा कि बीपी कम है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में रेनिन नाम का एंजाइम यहाँ पे रिलीज होगा, और जब रेनिन रिलीज होता है तो रास सिस्टम हमारा चालू हो जाता है, और ये किडनी के अंदर फॉर्म होता है। और इसमें क्या होगा कि हमारे एंजाइम जैसे एंजियोटेंसिनोजेन है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसी एंजाइम की मदद से ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद ये डेवलप कर देगा वेजोकंस्ट्रिक्शन। और एक बार वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा बीपी जो है वो कम हो गया था वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ हमारी काम करती है। बाकी थर्ड हम यहाँ अगर हार्मोनल के बारे में बात करें तो यहाँ पर नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन नाम के हार्मोन रिलीज हो जाएंगे, और वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये ऐसे नोड जो हमारा था स्टार्टिंग में करंट वाला, उसमें डीपोलराइजेशन बढ़ा देगा, करंट को बढ़ा देगा, और हमारा ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। अब बात करें हम यहाँ पे फॉर हाई बीपी के बारे में, तो जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तो उस टाइम पर जो बैरो रिसेप्टर है वो हाई बीपी को सेंस करेंगे, और हाई बीपी बढ़ गया तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये नॉर्मल यानी कि पैरासिम्पैथेटिक वाले सिस्टम को चालू कर देंगे, और ये क्या करेगा, वेजो डायलेशन करेगा। और सिंपैथेटिक वाला हमारे यहाँ डाउन होता है तो वेजो डायलेशन होगी, और वेजो डायलेशन करके क्या होगा, हमारा बीपी जो है नॉर्मल यानी कि कम होने लगेगा। बाकी हाई बीपी के लिए हमारे कुछ दवाएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे एसी इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करेंगे, हमारे रास सिस्टम में जो ये एंजाइम है इसको यहाँ पे रोक देंगे, और जब ये एंजाइम हमारे यहाँ पे रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ऑटोमेटिक वेजो डायलेशन की तरफ जाएगा, और हमारा जो बीपी था जो बढ़ रहा था वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हम रास सिस्टम को इनहिबिट करके भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हार्मोन ब्रेडिकाइनिन या एसिटाइलकोलिन को रिलीज करा के हम अपने बीपी को यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। तो ये कुछ फंडा था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी कि बैरो रिसेप्टर सेंस करेगा, बीपी बढ़ गया तो सिंपैथेटिक चालू कर दो, बीपी कम हो गया तो सिंपैथेटिक चालू कर दो, बढ़ा देगा, और अगर बीपी कम हो ज़्यादा हो गया तो पैरासिम्पैथेटिक चालू कर देगा, और वेजो डायलेशन से हमारा बीपी कम हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरा फंडा हमारे यहाँ पे काम आता है। तो अब हमारा एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या इसको ईसीजी भी हम बोलते हैं। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, तो देखो सारा फंडा हमारा हार्ट का ही है। तो जब हमारा हार्ट यहाँ पे धड़कता है यानी कि लबडब साउंड करता है, जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम पर हम इसको पता कैसे लगाएं भाई, हम तो अंदर अब किसी के दिल के अंदर घुस के तो आप देख नहीं सकते। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा एक सिस्टम होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी कि जो हमारा हार्ट धड़कता है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो इस पूरे हार्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि इट इज सिंपली द रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट, जो हमारा दिल धड़क रहा है या जो हमारी हार्ट बीट हो रही है उसकी एक तरह से हमारी रिकॉर्डिंग होती है, या हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी हार्ट बीट की या फिर हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के बारे में। तो सिंपल हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप समझ गए होंगे, डिफाइन आप इस तरह कर सकते हो। बाकी इसको मीजर करते हैं हम मशीन से, उस मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये काम कैसे करती हैं, तो इसमें कुछ हमारे चिप्पे टाइप होते हैं जो हम अपने सीने पे यहाँ पे लगा देते हैं, चेस्ट पे 4-5 जगह पे, जिससे हमारे जो हार्ट धड़कता है तो उसको हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझना है तो कुछ इस तरह की आपको ये पूरा मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो एक हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है, यहाँ पे हमारी इस तरह सीधी लाइन आती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि थोड़ा सा हमारा अपवर्ड उठता है ये, और इसको हम बोलते हैं पी वेव। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आगे जाके यहाँ पे जाने के बाद हमारा थोड़ा सा नीचे जाके हमारा फर्दर
ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से हमारा नीचे जाता है और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से हमारा स्ट्रेट हो जाता है और लास्ट में हमारा यहाँ से एक और थोड़ी सी, इससे थोड़ी सी बड़ी वेव हमारी उठती है जिसको हम टी वेव बोलते हैं और हमारा फिर सीधे और यहाँ के बाद फिर से हमारा अगेन ये वाला फंडा यहाँ से शुरू हो जाता है। यानी कि सिंबल देखोगे तो यहाँ पे PQRST ये हमारी 5 तरह यहाँ चीज़ें होंगी, जिसमें एक पी वेव है हमारी, QRS पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर हमारी टी वेव बनेगी और उसके बाद फिर से हमारी नई चीज़ यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो देखा जाए तो हमारे पूरे ईसीजी में टोटल यहाँ पे 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें एक हमारा होता है पी वेव, दूसरा होता है QRS कॉम्प्लेक्स और तीसरा हमारा होता है टी वेव। अब समझ लो कि ये पूरा फंडा हमारा काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, ये जो एट्रियम है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हमारे क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल और उसके बाद हमारा ब्लड बाहर निकलता है। तो जब हमारे यहाँ पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जब हमारा एसए नोड यहाँ पे करंट को मतलब पूरा जनरेट करता है, तो जब करंट जनरेट करेगा और हमारे ये एट्रियम पूरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको अगर याद हो तो ये बहुत शॉर्ट यानी कि ये 0.1 सेकंड के लिए होते हैं। तो उतनी देर में यानी कि जब हमारे एट्रियम कांटेक्ट करते हैं तो उसी के एट्रियम कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे हमारा बनता है पी वेव, यानी कि ये छोटी सी, क्योंकि भाई बहुत ही कम टाइम यानी कि 0.1 सेकंड के लिए होता है, तो यहाँ पे हमारे छोटा सा ये बन जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम डीपोलराइजेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एट्रियम वाला पार्ट था हमारा, इसमें हमारा करंट जनरेट हुआ इस टाइम पे और करंट जनरेशन के टर्म को हम डीपोलराइजेशन बोल देते हैं। तो ये हमारा होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि इट इज small deflection on ECG. It start when the electric activity generated by SA node, यानी कि जो पेसमेकर हमारा होता है वो करता है और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे पूरे एट्रिया में फैल जाते हैं और हमारे जो एट्रिया है उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस टाइम पर हमारी पी वेव यहाँ पे फॉर्म होती है, जो एक छोटी होती है क्योंकि 0.1 सेकंड के लिए हमारा फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है आपको पता है कि अब जो करंट है वो हमारे यहाँ पे AB नोड पे जाएगा और AB नोड पे जाने के बाद हमारा क्या होगा, वो यहाँ पे मतलब परकिंस यहाँ पे जाएगा AB बंडल में, जो बंडल ऑफ फिश है, और उसके बाद हमारे परकिंस फाइबर में जाएगा और तब जाके ये हमारा कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ 3 चीज़ें होती हैं। तो जब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा करंट थोड़ा सा AB बंडल की तरफ जाएगा, उस टाइम पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा होता नहीं है, थोड़ा सा हमारे यहाँ पे डाउन जाएगा और उसके बाद एकदम हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि पूरे वेंट्रिकल्स में अच्छे से पूरा करंट जाएगा और उसके बाद हमारे यहाँ लौट के आ जाता है पूरा इधर और फिर यहाँ पे वापस आता है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये हमारा फॉर्म होता है जब हमारे वेंट्रिकल्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि QRS पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को डिफाइन करता है। यानी कि अब यहाँ से जो करंट था हमारा इधर आ गया, तो जब इन तीनों में बहेगा तो उस टाइम पर हमारे वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेंगे और इस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे शो करते हैं। तो दिस इम्पल्स इलेक्टिविटी द मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि ये जो हमारे इम्पल्स है ये एक्टिवेट कर देंगे हमारे मेन चेम्बर ऑफ हार्ट के जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं और उसके बाद हमारा एक अप एंड डाउन की वेव शुरू हो जाएगी जो थोड़ी सी लंबी होगी यहाँ पे, और ये हमारे मतलब मिडिल वाली वेव होती है और ये QRS कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और इसको वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोल देते हैं, यानी कि वेंट्रिकल हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब ये हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये इसमें मतलब देखो लंबी जोड़ी है तो इसमें 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। अब यहाँ से हमारी चलती है रिलैक्सेशन की प्रोसेस। अब जो रिलैक्सेशन की प्रोसेस है ना ये हमारी थोड़ी सी स्लो होती है और उसकी वजह से पहले आराम से ऐसे जाएगा, उसके बाद हमारा स्मॉल डिफ्लेक्शन आता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा आता है, इससे देखोगे थोड़ा सा बड़ा है। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो रिलैक्सेशन है वो हमारी थोड़ी सी स्लो होती है। और ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये हमारी पोलराइजेशन यानी कि एट्रियम हमारे 0.1 सेकंड में घूम रहे हैं और ये 0.3 सेकंड में, लेकिन जो पूरी रिलैक्सेशन है वो हमारी 0.4 सेकंड में होती है और टोटल हमारा 0.8 सेकंड का टाइम लगता है कंप्लीट कार्डियक साइकिल को होने में। तो ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है ये डोम शेप का हमारा होता है एग्जैक्टली, और इसमें रिलैक्स होते हैं हमारे पूरे वेंट्रिकल्स वगैरह और जो इम्पल्स थे वो हमारे वापस चले जाते हैं और इसको वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये पूरा फंडा होता है। बाकी जो नॉर्मल कोई भी हार्ट बीट है तो उसमें इस तरह का रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है, तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। देखो ये जा रहा है हमारा पी हो गया, यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे सॉरी Q हो गया और इधर हमारा R हो गया, ये S हो गया और इधर हमारा T हो गया, फिर यहाँ पे P वेव है, फिर यहाँ पे QRS हो गया हमारा, फिर ये T वेव हो गई। तो इस तरह हमारी चलती रहती है और जब ये सीधी लाइन आ जाए तो समझ लो कि बंदा ख़त्म है। तो इसीलिए इसका चलते रहना टेढ़ा मेढ़ा लाइन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का पूरा फंडा समझ आ गया होगा कि हार्ट का हमारा कैसे क्या होता है, पूरा का पूरा फंडा समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करें यहाँ पे हम पल्स के बारे में। तो पल्स एक्चुअल में क्या होती है कि जैसे हमारी जो हार्ट बीट है जो रेगुलर हो रही है, तो वही हार्ट बीट हमारे पूरे हार्ट के बारे में, लेकिन जो पल्स है ना वो एक्चुअल में हमारी होती है जब हमारा जो ब्लड है वो हमारा किसी आर्टरीज में बहता है, यानी कि ईच पल्स बीट मीन ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द आर्टरीज। जब हमारा ब्लड किसी भी आर्टरी से होकर गुजरता है तो वो 1 मिनट में कितनी बार गुजर रहा है उसके अमाउंट को हम यहाँ पे
मतलब कैलकुलेट कितनी बार करते हैं, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं पल्स रेट क्या है। और इस पल्स रेट को हम यहाँ पे अपनी कलाई पे हाथ रख के पहचान लेते हैं ना। तो कलाई पे जो हमारी ब्लड वेसल्स है, एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, वो आर्टरी को हम दबाएंगे तो जब ब्लड वहाँ से गुजरता है तो थोड़ा सा उसको उठाएगा, और उसी उठे हुए यानी कि जब वो थोड़े से फुदकती है, ऊपर उठती है, तो उसी को हम यहाँ पे मीजर कर लेते हैं। तो उसी मीजरमेंट जब हम करते हैं ना, तो उसी को हम यहाँ पे पल्स रेट बोल देते हैं। और जो पल्स रेट है वो एक्चुअल में हमारा इक्वल होता है हमारे हार्ट बीट के बराबर, यानी कि अप्रॉक्स देखोगे तो पल्स बीट या फिर पल्स रेट हमारा बराबर ही होता है हमारा हार्ट रेट, जो लगभग 72 बीट पर मिनट होता है। तो इसीलिए हम इसको डिफाइन और कर सकते हैं कि इट इज आल्सो डिफाइंड दैट इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट एंड इट्स मसल, यानी कि हार्ट और उसकी मसल्स या आर्टरीज हमारी कितनी मतलब रिदमिक जितना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है उसके बारे में ये हमारी पूरी पल्स रेट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो इट इज अ रिदमिक बीट फेल्ट इन एन आर्टरी, आर्टरी में रिदमिक फील्ड बेल्ट होती है, और ये इंडिकेटर एक तरह से होता है कि हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है कि नहीं। यानी कि कई बार देखा होगा लोग कैसे उसकी नब्ज पकड़ के पता करते हैं भाई चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर नहीं चल रही तो काम तमाम है, चल रही है तो भाई इंडिकेटर है कि भाई दिल हमारा अच्छे से काम कर रहा है। यही थे हमारे पल्स रेट, शॉर्ट है 1-2 नंबर में आता है, तो आप यहाँ लिख के आ सकते हो। अब हम बात करें डिसऑर्डर ऑफ हार्ट के बारे में, तो जो हमारा हार्ट एक्चुअल में है वो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो कुछ भी नहीं है, शॉर्ट है कि जैसे हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं करता, और वो ब्लड जो इसको पंप करना है वो पंप अच्छे से नहीं कर पाता, और उस केस में क्या होता है हमारा हार्ट फेल हो सकता है। तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमारा इसी के लिए होता है। अरिथमिया क्या होता है कि हमारी जो हार्ट बीट है, यानी कि जो हमारा दिल धड़क रहा था, वो दो चीज़ें हो जाती हैं, या तो टैकीकार्डिया यानी कि हमारा 100 बीट पर मतलब उससे ज़्यादा हो गई, या ब्रैडीकार्डिया जो हमारी 60 से कम हो जाए, यानी कि अरिथमिया का सिंपल मतलब है कि इर्रेगुलर हार्ट बीट। बाकी यहाँ पे तीसरी बात करें तो हाइपरटेंशन, ये आपको पता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसको ठीक करने के लिए भी हमने पहले रेगुलेशन में बात कर लिया। और हाइपरटेंशन के बारे में बात करें जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपर मतलब होता है कम, इससे पता चल गया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे हार्ट अटैक की एक कंडीशन होती है, और इसमें क्या होता है जैसे हमारा ब्लड है ना, उसको खुद को जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है, और उस केस में ये हमारे मतलब हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है, इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको सारा कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने अपने हार्ट के बारे में और अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में एक छोटे से लेकर बड़ा सारा का सारा टॉपिक हमने यहाँ कवर कर लिया है। तो कुछ भी छूट गया हो आप कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो लेंथी हो गई है, तो अगर कोई बंदा हमारे अब तक देखी है कमेंट करके बताओ। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है तो भाई फीडबैक वगैरह जरूर दो, और इस वीडियो को लाइक करो भाई, इतनी बड़ी वीडियो इतनी मेहनत लगती है, आप लाइक वगैरह कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट हो ही गया, अब तो केवल स्यूटिक्स का फंडा बचा है, तो उसको हम कंप्लीट करके और बस हमारा ये हो गया सेकंड सेमेस्टर पे बहुत अच्छे से हम काम करने वाले हैं। तो अगर कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर। और इसकी जो डेफिनेशन है कमेंट करके बताओ जो मैंने पूछी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हार्ट के बारे में। तब तक मैं थैंक यू, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।